हाँ जी, हाँ जी। तो जो कल हमने पढ़ा था उसको बहुत जल्दी क्विकली रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बात? यस सर। पहले हमने पढ़ा था कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस क्या है वो हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या करना है, प्रॉफिट या सरप्लस कमाना है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा, ठीक है। फिर बिजनेस होता क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है कि हम इनपुट्स का एक सेट लेते हैं जिसमें क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। उसको यूज करते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट्स बनाते हैं जो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज, और वो ऑफ कोर्स अपना बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। फिर आ जाता है इकोनॉमिक्स, नेट वैल्यूएशन। बहुत सही। इकोनॉमिक्स का जो मेन वो है ऑब्जेक्टिव है, डेट इज क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडिशन। आपके पास एक रॉ लक्कड़ पड़ी है, उसका कुछ यूज नहीं है, लेकिन अगर उससे आप बेंच बनाते हो तभी कुछ बैठ पाओगे, तभी उसका कुछ वैल्यू एडिशन हुई आपकी। यस। फिर आता है वर्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लेटिन वर्ड ओइकोनोमिया, और ये पेपर में आता है, कभी कभी ऐसे उठ के आ जाता है, विच वर्ड इज ग्रीक वर्ड फॉर इकोनॉमिक्स, ऐसे ही आ जाता है। और वहाँ पे अजीब अजीब से नाम होंगे, सारे ऐसे लगेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऐसे याद रखना है। ओइकोनोमी, ओइकोनोमी क्या था, हाउस होल्ड मैनेजमेंट के पहले यूज होता था कि ऐसे घर के काम को, घर के सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, इनकम को कैसे एलोकेट करना है वो देखते थे। फिर 19th सेंचुरी तक इसको क्या बोलते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी। लेकिन उसके बाद आज की डेट में मॉडर्न इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। अब सर बात क्या है कि एक वेल्थ ऑफ नेशंस करके एक बुक बनाई थी, किसने, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने एडम स्मिथ ने क्या बनाई थी, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसने बनाई थी, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने क्या बनाया था, और वेल्थ, ठीक है, ठीक है। और वो माना जाता है फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑल दो अगर आप ध्यान से देखो, बुक कब की है, 1776, तो है ये 19th सेंचुरी के पहले की। लेकिन इट वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि पहले तो, उससे पहले तो सिर्फ घर घर परिवार तक देखते थे, फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात, ठीक है बात? यस। अब सर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है कि ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। और हमें उन रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो कि क्या है, रिलेटिवली स्कार्स है, रिलेटिवली स्कार्स है। रिलेटिवली का क्या मतलब है, दोबारा? अच्छा, मेरे से पूछ रहे हैं? अच्छा, मैं बताता हूँ। रिलेटिवली का मतलब ये है कि मान लो आपके पास 10,000 है, सफिशिएंट है? कैसे पता? हो सकता है आपको सिर्फ एक चॉकलेट खानी है, 10,000 सफिशिएंट नहीं है? तो अगर, लेकिन आपको कार लेनी है, नीड के अकॉर्डिंग है, तो इसका मतलब रिलेटिवली मतलब जो मेरी वांट्स है उसके कंपैरिजन में, उसकी नीड के अकॉर्डिंग मेरे पास रिसोर्सेज कम है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है भाई साहब, लेकिन अपने रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, ठीक है बात? और इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस जिसमें हम जो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको हम एलोकेट करते हैं इस तरीके से, ताकि हम जो हमारी कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तो वर्ड पूरा ऐसे होना चाहिए, ऐसे कीवर्ड्स टाइप ही ध्यान में रहते हैं, ठीक है? यस सर। इकोनॉमिक्स जो है, इट ऑल्सो डील्स विद द प्रोसेस कि हमें इन रिसोर्सेज को बढ़ाना भी है ना? ठीक है। ये जो मैंने बताया कि हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की क्या होती है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है भाई, कि हमारे जो एंड्स है, अच्छा, गंगाधारी शक्तिमान है, टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है, ब्रूस वेनी बैटमैन है, नताशा ही ब्लैक विडो है, और कौन कौन है, बस इतना ही है। रोनाल्डो ही गोट है ठीक है, आज एक और कर देते हैं रोनाल्डो ही गोट है। मेरा मतलब क्या है कि वॉन्ट्स ही एंड्स है, वॉन्ट्स का ही दूसरा नाम क्या है, एंड्स, और मीन्स का ही दूसरा नाम क्या है, रिसोर्सेस, ठीक होगी बात? फिर बात वही आ जाती है कि एंड्स जो है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। और जो एंड्स है, हमारी जो वॉन्ट्स है, हमने प्रायोरिटाइज कर रखी है कि पहली चीज हमें बेसिक चाहिए, फिर थोड़ी नीड्स पे आ जाते हैं, फिर लग्जरी पे आ जाते हैं, कि हमें ये ऐसे ऐसे इस ऑर्डर में सेटिस्फाई करनी है। हमने ऑब्वियसली हर एक ने अपनी अपनी एक वांट प्रायोरिटाइज करी होती है। जैसे आपने स्पेशल पार्टी और डोनेशन प्रायोरिटाइज करा हुआ था। यस। फिर जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक रिसोर्स सिर्फ एक ही काम के लिए यूज हो सकता है। मेरे पास मान लो पैसा है, मैं हो सकता है 10 चीजें खरीद सकता हूँ उससे, मेरे को 10 में से चूज करना, तो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं उसके, ऑल्टरनेटिव सॉरी यूजेस हैं रिसोर्सेज के। यस, यस। फिर हम आ गए थे नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ये मैं याद करा दूं, ये एक रीकैप है, तो आपको लेक्चर तो लगाना पड़ेगा अगर आपको वो चीज चाहिए कि भाई कुछ मिस होगा, जो कि ऑब्वियसली होगा फिर ऐसे, तो ठीक है, ओके। हाँ जी। तो हम आ गए थे नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब हम पढ़ेंगे कि हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ना उसमें आगे है क्या क्या। पहले तो आगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हम आगे पढ़ेंगे, डेफिनेशन क्या थी, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। अगर आपको बस, अरे ये जोल्डी,
जोल्डीन अपना इधर ही रहता है। जोल्डीन ने बताया था मुझे, जोल्डीन अंकल रहते हैं ये गणपति छोले भटूरे नहीं सामने, वहाँ पे छोले भटूरे खाने आते हैं, मेरे को एकदम बैठे बैठे बोलते कि भटूरे बहुत स्वाद है। मैं कहा काम की बात बताओ। काम की बात उन्होंने ये बताई कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज करना ताकि हम बिजनेस की पॉलिसीज बना सके, यही बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है। मैं बड़ी बात कह दी आपने, ये तो किताब में लिखनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ करके फिर अपनी बुक में आ गए। ठीक है, समझ गए? किसने बोली थी? ऐसे ऐसे करना साथ में, उधर वाली साइड जोल्डीन ने बोली थी। ठीक है, ये जोल्डीन बोलता रहता कुछ भी, और उसने एक काम की बात बोली थी। ठीक है, डेफिनेशन हम आगे दोबारा पढ़ लेते हैं। उसके अलावा स्कोप में इसके क्या आता है? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है। ठीक है, कि पॉइंट क्या है, देखो हम पढ़ के रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, हमें सब्जेक्ट मैटर नहीं भूलना। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एक बिजनेस के लेवल पे, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे एक बिजनेस कैसे डिसीजन लेता है। ठीक है, उसके अलावा इसकी नेचर क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, वो हम आगे दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे। साइंस है, आर्ट है, प्रैग्मेटिक है, नॉर्मेटिव है, सब कुछ पढ़ लेंगे हम क्या क्या होता है। फिर बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, ये तो सबको पता ही है प्लस वन प्लस टू से, व्हाट टू, व्हेन टू, हाउ टू, फॉर होम टू। यस, ठीक है। चलो, अब सर डिसीजन मेकिंग जो हमें लेनी है एक बिजनेस में, डिसीजन मेकिंग लेनी है, इसके लिए क्या क्या जरूरी था? पहले हमें इवेल्युएशन करनी पड़ती है कि हमारे ऑल्टरनेटिव फिजिबल वो क्या है, ऑल्टरनेटिव्स क्या है। ठीक है, कि हमारे, अब देखो आपके पास 10,000 है, आपको चूज करना है पहले कि मेरे को ये 10,000 कहाँ कहाँ लगा सकती हूँ। और यहाँ पे ना एक बार उस नजरिए से सोचना कि एक बिजनेस कैसे सोचता है। एक बिजनेस के पास, जैसे मान लो हमारी, जैसे हमारे पास बिजनेस, एज अ टीचर हमारे पास क्या, हमारा रिसोर्स है टाइम। हमें देखना कि हमें टाइम कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। तो हम ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके हैं। हो सकता है हम एक मॉर्निंग बैच रखें, एक इवनिंग बैच रखें। हो सकता है मॉर्निंग बैच वालों का रिकॉर्डेड इवनिंग बैच रख दें और इवनिंग में कुछ और स्टार्ट कर दें, लेट्स से सी इंटर स्टार्ट कर दें। तो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, उसको कैसे यूज करना है वो डिसीजन हमने लेना है। उसके लिए हमें पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव है। फिर मैं क्या करूंगा उनको, क्या मैं अपने मूड से सोचूंगा कि यार आज मन कर रहा है, आज रैंडमली शाम को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, फिर शाम को नहीं नहीं इंटर पढ़ाता हूँ, आज मन कर रहा है। नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकता मैं। मेरे को कैसे सोचना पड़ेगा? दिमाग से। उसको वर्ड क्या बोलते हैं? रैशनली। रैशनल जजमेंट लगानी पड़ेगी मुझे कि मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, उसके बेसिस में मेरे को रैशनली सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्या करूँ? फिर मैं एंड में क्या करूंगा, ऑब्वियसली जब मैंने ऑल्टरनेटिव्स देख लिए और मैंने रैशनली सोच लिया, फिर मैं उनमें से एक चूज करूंगा कि यार अब तो देखो मेरे को शाम को आई थिंक सी इंटर का ही बैच लेना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन का बच्चा तो मॉर्निंग में आ रहा है, वो शाम को इवनिंग में रिकॉर्डेड सुन लेगा जिसको सुननी है, और हम क्या करेंगे, उनके डाउट्स ले लेंगे अलग से। लेकिन सी इंटर के बच्चे को भी तो एक जगह चाहिए, तो ऐसा तो हमने ऑल्टरनेटिव करने के बाद एक चूज कर लिया। और ऑब्वियसली ये चूज उसको उस अकॉर्डिंग में होता है कि हमारे बिजनेस के लिए क्या फायदेमंद है। एट द एंड वी आर नॉट चूजिंग ऑन मूड, वी आर चूजिंग ऑन कि हमारा रिसोर्स क्या टाइम, और हमें लगाना किस तरह ताकि ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करनी है जो हमारा, ताकि उससे हमें एट द एंड प्रॉफिट चाहिए। ये होता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली। यस, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक, जोल डीन ने क्या बोला था? इकोनॉमिक एनालिसिस का यूज करके पॉलिसीज बनानी। अब देखो सबसे बेस्ट बात क्या है, सबसे बेस्ट बात क्या है? एमसीक्यू पेपर। आपको भी ऐसी बोलना है जब भी मैं नेक्स्ट टाइम बोलूं, सबसे बेस्ट बात क्या है? एमसीक्यू पेपर है। सबसे बेस्ट बात यही है। इसका मतलब क्या है? क्या हमें ये लाइन एज इट इज रटी होनी चाहिए? नहीं, नहीं, हमें बस ये बताना, अरे जोल्डी ने कुछ तो बोला था ऐसा कुछ कि इकोनॉमिक एनालिसिस यूज करके ना अपनी बिजनेस की पॉलिसीज बना लो। इतना का कुछ हमें आइडिया लग गया, इतने से हम समझ गए हाँ यही आया था पेपर में, यही आएगा पेपर में। तो वहां पे लाइन कैसे लिखोगी? हो सकता है वहां पे तो पूरी लाइन लिखोगी, द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दैट इज यूज ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसीज टू इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज वाज गिवन बाय, हाँ जो जो ठीक है। यस, ये हमने एग्जांपल ली थी एक रिलायंस की, कि अब देखो एक बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है। आपने जितनी भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ी है, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें जो थ्योरी पढ़ी, ये थ्योरी को एक्चुअल में बिजनेस में लगाना इस बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो जो थ्योरी है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना इस बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर मैं बहुत सिंपल उसमें बोलूं क्रक्स में, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन रियल लाइफ बिजनेस इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। सिंपल हो गई। अब मेरा पॉइंट क्या है कि रिलायंस, रिलायंस एक टाइम पे पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेस में था। अच्छा ये तो चल एग्जांपल है, आप उसमें सुन लेना वीडियो में, ठीक है, डिटेल। अब हमने स्टार्ट करना था आज से, नहीं ये काइंड ऑफ स्कोप हो गया ना, मैंने बोला था ना स्कोप में इसके क्या क्या आता है, माइक्रो मैक्रो। तो अब हमने स्कोप स्टार्ट करनी है कि माइक्रो मैक्रो स्कोप में क्या क्या आता है। द थिंग इज पहले हम
उससे नहीं भटकेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का पॉइंट क्या है कि एक बिजनेस कैसे डील कर रहा है। अब बिजनेस के पास ऑब्वियसली कुछ माइक्रो फैक्टर भी होंगे कि हमारा कस्टमर कैसे सोचता है, हमने प्राइसिंग क्या रखी है, हमारी कॉस्ट क्या निकल रही, और कुछ मैक्रो फैक्टर भी होंगे कि यार देश में कहीं ईरान ईरान वगैरह की वॉर चल रही है तो उसके करके क्या हो रहा है, इधर हमारे मार्केट इफेक्ट होते हैं, तो वो चीज को भी उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस वाले बंदे को सोचना पड़ेगा। तो उसको माइक्रो फैक्टर्स का भी ध्यान रखना है, कुछ मैक्रो फैक्टर। तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्कोप में सब कुछ आ जाता है कि पूरे देश में क्या चल रहा है, नेशनल लेवल पे इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, नेशनल लेवल पे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। हो सकता है कोई बैंक का बिजनेस है या किसी का एनबीएफसी है, लोन का बिजनेस है, तो वो सोचेगा ना नेशनल लेवल पे रेट क्या चल रहा है। तो हर किसी का ध्यान रखना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि मैं किस एरिया में काम करता हूँ, ऐसे सब कुछ देखना पड़ता है, माइक्रो लेवल पे भी मैक्रो लेवल पे भी। यस। और माइक्रो इकोनॉमिक्स तो तुम्हें पता ही, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो छोटे लेवल पे एक इंसान क्या सोचता है, एक बिजनेस क्या सोचता है, छोटे लेवल पे। इन अदर वर्ड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स हाउ द इंडिविजुअल यूनिट्स, चाहे कंज्यूमर चाहे फर्म, मेक डिसीजन एज टू हाउ टू एफिशिएंटली एलोकेट देयर स्कार्स रिसोर्सेज। ये तो पढ़ के समझ आ गया क्या है, ठीक है। वही मेनली स्टडी फॉलोइंग इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपको काइंड ऑफ सिर्फ रीड करना है, काइंड ऑफ एक होता ना, बस एक होता ना कि ध्यान में रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि और ये मेरे को ऐसे साथ के साथ पॉइंट्स रटे होने चाहिए पेपर में, एमसीक्यू नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक तो सच आपको मैं एक चीज बता दूं, सिंस आपने, लेकिन आपने फर्स्ट लेक्चर तो लगाई था, तो आपको पता है कि माइक्रो पहले 5 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अगले 5 चैप्टर मैक्रो हैं, और जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे कितने मार्क्स का है, ओनली अराउंड 5 मार्क्स। तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसा वाला कभी नहीं आएगा, ऐसे टफ टफ टाइप आने को। वैसे तो देखा जाए आईसीआई का कुछ भरोसा नहीं है, ये मार्केट में बहुत मानी प्रमाणी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि एक बार को कुत्ता पाल लो बिल्ली पाल लो, लेकिन आईसीआई लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछेगा, ये वाला वहम नहीं पालना, ठीक है। यस सर, इकोनॉमिक्स में हम कैसी चीजें पढ़ते हैं, एक बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे रखनी है, हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, हमें अपने फैक्टर्स की प्राइसिंग कैसे करनी है, इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पे रखनी है, बिहेवियर क्या है फर्म्स का, बाकी फर्म्स कैसे डील कर रही हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल। अब हम जैसे ऑपरेट करते हैं सीए की कोचिंग में, तो हमें सोचना पड़ता है ना कि हम किस कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं। आर वी टारगेटिंग दोज जो बिल्कुल ही ऐसे, समझ रहे हो कि बिल्कुल ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, या हम टारगेट कर रहे हैं कि नहीं कोई अच्छे घर से है, या हम टारगेट कर रहे हैं कि किसी से भी आ सकता है, ऐसा कुछ। तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है। आई एम नॉट आंसरिंग दिस, आई एम जस्ट सेइंग कि हमें सब कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है। यस यस। और मैक्रो में क्या होता है फिर, ओवरऑल लेवल, बड़े लेवल पे, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इन कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट का वैसे मतलब क्या होता है, कंपैरिजन, कि माइक्रो की भी बात होगी, इन कॉन्ट्रास्ट मैक्रो क्या करता है, ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, उसको पकड़ कि पूरे देश में क्या चल रहा है, पूरे देश की फर्म्स कैसे एक्ट कर रही है, पूरे देश में इन्फ्लेशन क्या चल रही है, ऐसा ऐसा बड़े लेवल पे बात करता है एज अ होल रेदर देन इंडिविजुअल पार्ट्स, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वो स्टडी द बिहेवियर ऑफ लार्जर इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, बड़े बड़े इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, सच एज ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, पूरे देश में कितना जीडीपी हो रहा है, पूरे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल कंजम्पशन कितनी है लोगों की, टोटल लोग बचा कितना रहे हैं, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और कैसे ये एग्रीगेट शिफ्ट होते हैं ओवर टाइम। ये हम सारा कुछ किस में पढ़ते हैं, मैक्रो में। अब फनी बात क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या लिमिटेड है, नहीं है, स्कोप में तो दोनों आ गए ना। ऑल दो लिमिटेड है, किस कॉन्टेक्स्ट में, कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, तो हम एक्चुअल में माइक्रो लेवल पे खड़े हैं। वो बात अलग है कि वो जो माइक्रो लेवल पे जो बंदा खड़ा है, जो जिस बिजनेस के बारे में हम सोच रहे हैं, वो बिजनेस खुद सब कुछ कवर करता है कि मेरे माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, मेरे मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है। इसलिए हम उस बिजनेस के एंगल से दोनों पढ़ेंगे, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्कोप या बिजनेस इकोनॉमिक्स के एक्चुअल में जो वो नैरो पॉइंट है वो छोटा सा ही है कि हम एक बिजनेस के लेवल पे सोच रहे हैं। समझ गए लॉजिक, समझ गए। हमें बस ये क्लियर होना चाहिए कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर है उसमें हम खड़े कहाँ पे, हम एक बिजनेस है और हम एक मार्केट में खड़े हैं, और हमें सब कुछ से फर्क पड़ता है कि हमारे आसपास कंज्यूमर्स कैसे हैं, सोसाइटी कैसी है, और बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, सब कुछ, ठीक है। यस ठीक है। इसमें एरियाज वही वाले आते हैं जो सारे नेशनल लेवल पे, नेशनल इनकम क्या है, नेशनल आउटपुट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये चीजें तो प्लस वन प्लस टू में पढ़ी होंगी, है ना। और ये चीजें वही बात है, सबसे बेस्ट बात क्या है, एमसीक्यू पेपर है, तो इसका मतलब ये चीजें कभी ऐसे नहीं आने वाली, व्हाट आर द एरियाज अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हम बैठ के रटने नहीं वाले, ठीक है। हमें सिर्फ पता कर, देखो
आप यहाँ से घर जाओगे, मैप लगाओगे, गूगल मैप्स लगाते हो? हाँ हाँ, तो आप मेरी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आंसर मत दिया करो कभी भी। मैं स्क्रिप्ट ही उस अकॉर्डिंग बनाता हूँ कि आपका जो रियल आंसर होने वाला है वो मेरी स्क्रिप्ट से मैच करे, ठीक है? तो मेरी टेंशन मत लिया करो। वो कॉन्शियस होकर बेचारी बोल गई नहीं 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 नहीं, हाँ 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 लगाऊंगी, नहीं नहीं लगाना, नहीं लगाऊंगी, कोई बात नहीं। तो एकदम ऐसे कॉन्शियस नहीं होना है, जो आपका ऑनेस्ट आंसर है बिल्कुल वो देना है, ठीक है? दोबारा शुरू करते हैं। अब आप यहाँ से जाओगे, क्या आप घर जाने के लिए मैप्स लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि बाय हार्ट रास्ता याद है? क्या आपको किसी ने रटवाया यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ कॉपी पेन पे लिखा था, कभी रिवाइज करा? नहीं। वो चीजें बाय हार्ट याद होती है। वैसे ही पॉइंट है कुछ चीजें ना हमें रटनी नहीं है, कुछ चीजें बाय हार्ट ही ऐसे क्लिक हो जाती है कि अच्छा मैक्रो है, बड़े लेवल पे है तो नेशनल इनकम, नेशनल एग्रीगेट, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, ऐसे बड़े लेवल पे बात जो हो रही वो मैक्रो लेवल पे हो रही। अच्छा, अगर कभी ऐसा आ जाए पेपर में कुछ भी ऐसा, which of these is a following which of this is an area under macroeconomics, which of this is not an area under macroeconomics, और यहाँ पे कुछ 3 लिखे हो और एक ऊपर वाला कुछ भी आ जाए, क्या हमें पढ़ने की जरूरत है क्या? यह बड़ी कॉमन सेंस से दिख जाएगा कि अरे ये तो, ये सारी चीजें बड़े बड़े लेवल की बात हो रही है, ये एक छोटे लेवल की बात हो रही है, ये तो समझ आ जाएगा। तो बस यही है, अगर कभी आया भी ऐसा क्वेश्चन तो, ठीक है? अब हम आ जाते हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। यहाँ पे हम सब कुछ न्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है? पानी रखा होना चाहिए था, कोई बात नहीं। हाँ जी, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स दोबारा से मैं याद करा दूं, हम कहाँ पे खड़े हैं? एक इंडिविजुअल बिजनेस के लेवल पे खड़े, ठीक है? सर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है इट इज अ साइंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स दोबारा याद कर लो क्या था? इकोनॉमिक्स जो थी, इकोनॉमिक्स जो थी वो थी रिसोर्सेज एलोकेशन, और बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब उस जो थ्योरी, जो भी हमने इकोनॉमिक्स में थ्योरी जो भी पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ के बिजनेस में अप्लाई करना। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है। अच्छा, हम अभी पढ़ के नहीं, ये वाली चीज जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी ना नेचर में, ये साइंस है, बेस्ड ऑन माइक्रो है, आर्ट है, प्रैग्मेटिक है, नॉर्मेटिव है, ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं डिटेल में। यस, हाउ इट इज अ साइंस? साइंस क्या होता है? साइंस क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। और थ्योरेटिकल परफेक्शन थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस होता है। दोबारा? नहीं वो आर्ट में आता है। ओके, अच्छा, साइंस कुछ ऐसी चीज है क्या कि मैं प्रूव कर सकता हूँ? किसी चीज के ऊपर बेस्ड होती है ना? अगर न्यूटन ने ये चीज बोली कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड टू इट, ऐसी चीज उसने बोली, ये तो पढ़ा हुआ ना, ये चीज तो वैसे ही जस्ट। हाँ, मैंने कहा पूरी वर्डिंग एग्जैक्ट। मैं बहुत वो हूँ, मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, ठीक है? ओके, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि साइंस में यही होता है कि हर एक चीज का एक कॉज होता है और उसका इफेक्ट होता है। वही सेम हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। हम पहले सोचते हैं कि हम प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। इज इट अ थ्योरी कि किसी ने घर में बैठ के, कमरे में बैठ के सोच लिया? और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स थ्योरी है काफी, उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की अपनी सारी एजम्पशंस हैं। वो बोल देते हैं ना कि मेरी थ्योरी ये है, लेकिन इसमें मैं ज्यूम कर रहा हूँ कंज्यूमर की इनकम सेम है। अरे कहाँ सेम होती है रियल लाइफ में? लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स लेवल पे क्या होता है कि जब हम एक्चुअल में वो चीज अप्लाई कर रहे होते हैं बिजनेस में, तब तो हमें पूरा वो देखना पड़ता है कि यार अब बैठे सोचो, कैडबरी वाले घर पे बैठे होंगे, हाँ, कैडबरी की आपको याद है पहले चॉकलेट थोड़ी बड़ी आती थी, 10 रुपए की डेयरी मिल्क, एकदम से उन्होंने छोटी कर दी। अच्छा एक चीज बताओ, क्या वो ये भी कर सकते थे कि वो सेम चॉकलेट को 12 रुपए का या 15 रुपए का कर देते? नहीं, उनको पता है कंज्यूमर कहाँ हिट करेगा, उनको पता, उनको रुपीज सेम रखने पड़ेंगे लेकिन थोड़ा वो कम करना पड़ेगा। और ये क्यों चलता है ऐसा? क्योंकि वो बैठ के बिजनेस इकोनॉमिक्स लगा रहे हैं, वो सोचते हैं ये चीज कि भाई क्या हम ऐसा कुछ करें उसका इफेक्ट क्या होगा। तो साइंस किसके ऊपर बेस्ड होती है? ऐसी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच एस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि हम ये करेंगे, ये कॉज होगा तो इसका ये इफेक्ट होगा। ठीक है बात? यस, इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये तो बहुत ऑब्वियस चीज है कि हम बिजनेस लेवल पे खड़े हैं, उसके ऊपर ही बिजनेस इकोनॉमिक बेस्ड है। माइक्रो लेवल पे खड़े हैं तो उसके ऊपर ही पूरी बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड है कि एक बिजनेस कैसे सोचता है छोटे लेवल पे। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, मैं आपको ना थोड़ा वो बताता हूँ। जब आप यहाँ से सी इंटर में जाओगे, जो कि जाओगे ही जाओगे, जाना ही है सितंबर के बाद, ठीक है? द थिंग इज कि वहां पे आप जीएसटी पढ़ोगे होपफुली मेरे से, ठीक है?
तो जीएसटी में क्या पढ़ोगे, एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई, एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई। पता है कुछ ऐसा? कैसे पता है? ओ हाँ, तो फिर तो पता ही है। इंटर स्टेट क्या होती है, एक स्टेट से, दूसरे स्टेट में और इंटर स्टेट क्या होती है? तो बस फिर यही इंटरडिसिप्लिनरी होती है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब ये दूसरे डिसिप्लिन भी यूज करता है। दूसरे डिसिप्लिन कौन से? मैथ, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन रिसर्च, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सबको यूज करता है इकोनॉमिक्स। कभी ऐसे नहीं है कि कुछ अलग ही सब्जेक्ट है। इसमें मैथ भी यूज होती है, ऑब्वियसली आप कैलकुलेट भी करते हो, अकाउंटिंग भी यूज होती है, इकोनॉमिक्स वो ऑपरेशन रिसर्च भी यूज होती है, सब कुछ यूज होता है। ठीक है, सिर्फ इतना एक कीवर्ड ही याद रखना, क्योंकि सबसे बेस्ट बात क्या है, एमसीक्यू पेपर है। तो कभी ऐसा नहीं आएगा व्हाट डू यू मीन दैट इकोनॉमिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी, नहीं, ये आएगा मैक्स टू मैक्स कि भाई इज इकोनॉमिक्स इंटरडिसिप्लिनरी, यस नो भी नहीं आएगा वैसे, तो ऐसा नहीं आएगा, मतलब कुछ ऐसा आएगा बट विच क्या आएगा? एक स्टेटमेंट दी होती है जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी, फिर उसके बाद उसका वो रीजन लिख देंगे कि ऐसे इसलिए है कि इसके अंदर बाकी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ओह नाइस, तो अपन स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, हाँ ये हो सकता है। अब इसमें तो पता चल गया ना इंटरडिसिप्लिनरी कैसे, बस। और फिर से वही बात, अपने को रटना है नहीं, अपने को सिर्फ बाय हार्ट समझना है कि अच्छा इंटरडिसिप्लिनरी, इंटर स्टेट से इंटरडिसिप्लिनरी याद रखा कि दूसरे डिसिप्लिन भी यूज करता है, मैथ, इकोनॉमिक्स, ये तो ऐसा कुछ, मैथ, ऑपरेशन रिसर्च, अकाउंटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, सब कुछ। फिर सर इन अच्छा बेस्ड चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है, लेकिन इट इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो। व्हाट डज इट मीन? वही वाली बात कि हमने जैसे पढ़ा कि एक बिजनेस है, चाहे वो उस लेवल पे खड़ा है कि वो सोच ये लेवल पे रहा है कि एक मेरा कंज्यूमर है वो क्या सोचता है, उस लेवल पे सोचता रहता है कि मेरी आउटपुट कितनी होनी चाहिए, मेरी प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, मेरे इन्वेस्टमेंट कहाँ से होनी चाहिए, बिजनेस लेवल पे सोच रहा है। लेकिन क्या उसको कुछ मैक्रो के एनालिसिस भी इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं? क्या उसको ये भी सोचना पड़ता है कि देश में वॉर चल रही है? क्या उसको ये भी सोचना पड़ता है कि हमारा जो लेट से दूसरी स्टेट में या दूसरे इंडिया में जो हमारे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं उनका क्या प्रोडक्शन है, उनका क्या स्केल है? क्या कैडबरी बैठ के ये सोचता है कि भाई नेस्ले क्या बना रहा है? ऑब्वियसली। तो वो सब चीजें हमें बड़े लेवल पे भी सोचनी पड़ती हैं। तो ऐसा है कि चाहे फोन बाहर रहे, चाहे 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 जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स है जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे बेस्ड, लेकिन 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 वो इनकॉर्पोरेट करता है एलिमेंट्स मैक्रो के, क्योंकि उसको बड़े लेवल पे भी सोचना पड़ता है साथ साथ में। यस। अच्छा साइंस भी और आर्ट भी है। आर्ट क्या होती है? प्रैक्टिकल। अच्छा एक चीज बताओ, ये देखो मैंने इंसान बना दिया इतना अच्छा। एम आई एन आर्टिस्ट? यस। इस बार उसने सही बोला है, नहीं सही बोला उसने। नहीं नहीं, अरे यार टीचर की बात नहीं है, मैं तो वैसे सोच रहा हूँ। आर्ट तो जैसे अब आपने वो बनाया, मैंने बना दिया। वही सेम तरीके से मैं बनाने की कोशिश करूँ तो डिफरेंट रहेगा। तो आर्ट तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है ना। बहुत नोलन लेवल क्रेजी बात बोली है, क्रिस्टोफर नोलन लेवल। बट मेरा वो पर्पस नहीं था। मेरा पर्पस क्या है, आर्ट होती क्या है एक इन जनरल की मैं बात करूँ कि जो हमें कला आती है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। अगर कोई आर्टिस्ट है जिसका हाथ बहुत स्मूथ चलता है, जो ऐसे बिना कंपास के ऐसे करके सर्कल बना देते हैं, कुछ लोग होता है ना ऐसे सेंटर में रख के, ऐसे सेंटर में रख के ऐसे कुछ कर देते हैं ना, वो बड़ा अच्छे से। अब उनको वो चीज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आती है। सिर्फ मन में तो मेरे को भी पता कि यार मैं हाथ ऐसे रख के ऐसे कर दूंगा हो जाएगा, पर उसको एक्चुअल में प्रैक्टिकली अप्लाई करना ही आर्ट है। तभी हम बोलते हैं अरे वाह, मेरा तो देख के बोल दोगे कि नहीं आर्टिस्ट नहीं हो, ठीक है, मेरा तो मुंह पे बोल दोगे आप आर्टिस्ट नहीं हो, तो वो वाली चीज है ना। लेकिन हम किसी आर्टिस्ट को देख के बोलते हैं कि अरे यार आर्ट है भाई, आर्ट आर्ट। वो क्या होती है कि उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना आता है। तो वही बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, थ्योरी, इकोनॉमिक की थ्योरी पढ़ी है, सबको थ्योरी पता है कि सर्कल ऐसे बनेगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना ही बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, ठीक है, बिकॉज एज इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। सेट ऑब्जेक्टिव वही हमारे एडियन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन, वाली ऐसे वाली चीज है, ठीक है, ठीक। इट यूजेस द थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। थ्योरी ऑफ मार्केट होती है वैसे वाली चीजें कि हमारी डिमांड क्या है, हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, मार्केट की थ्योरी मतलब सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या, नहीं मार्केट पे चल रहे हैं सिर्फ मार्केट लेवल पे। कंज्यूमर का टेस्ट क्या है,
है ना, कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, कंज्यूमर की टोटल इनकम कितनी है, ऐसी चीजें मार्केट लेवल पे। और यूज करती है थ्योरी प्राइवेट एंटरप्राइज पे कि भाई एक प्राइवेट एंटरप्राइज, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स एट दी एंड किस पे बेस्ड है कि वो बंदा जो जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मेकिंग, तो प्राइवेट एंटरप्राइज है वो, प्रॉफिट मेकिंग उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, और उसके लेवल पे ये थ्योरी क्या बोलती है। तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। यस, मैं तुम्हें एक चीज पहले ही बता देता हूँ जो ऑनलाइन देखने वो भी, द थिंग इज कि मॉड्यूल में हर एक चीज के आगे ऑफ कोर्स कभी कभार ऐसे ऐसे पैरा लिखा होता है इतना बड़ा, लेकिन वो पैराग्राफ वही होता है कि अगर तुम पढ़ भी लोगे ना, एक तो जैसे मैंने चीजें समझी वही वाली होती हैं, और सेकंड बेस्ट बात अपनी जो है ये पेपर एमसीक्यू है, तो उसके लिए वो इतनी थ्योरी काम आनी नहीं है। अब मैं यहाँ पे भर दूं उसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने को बाय हार्ट कुछ चीजें समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन लेकिन इसमें मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आपको ये जो नोट्स है जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, जो ये नोट्स हैं इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। आपको तो चाहे मैं प्रिंट आउट भी दे दूंगा, है ना, ऑब्वियसली नोट्स का मैं पीडीएफ दूंगा। इसमें जहां जहां आपको लगे पेन उठाओ, अपनी मर्जी से लिख दो कि मेरे को ये बात ऐसे याद रखनी है या मेरे को ये बात ऐसे समझ आई, ठीक है। नोट्स बस मैंने इसके ऊपर सोचा है, और मैंने यही सोचा है कि नोट्स आप नोटबुक में मत बनाना, ठीक है। मैं यही नोट्स आपको एट द एंड पूरी बुक मिलेगी, ठीक है। आपने फर्स्ट डे सुना ही था कि बुक्स कौन सी मिलेगी, मेन बुक मिलेगी, क्वेश्चन बैंक मिलेगा और रिवीजन बुक मिलेगी, ठीक है। अब जैसे देखो बात क्या है कि जैसे इस बुक है, ये मेन बुक है, हो सकता है मेरे को इसमें लगे कि यार मैं यहाँ पे ना यूज ऑफ थ्योरी में एक दो लाइन और लिख देता हूँ ताकि बच्चे को समझ आ जाए। फिर जब मैं रिवीजन बुक बनाऊंगा उसमें मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा कि यूज ऑफ थ्योरी एंड मार्केट। यूज ऑफ जो रिवीजन बुक होगी उसमें सिर्फ क्या लिखा होगा, इट इज अ साइंस, खत्म, इतना लिखा होगा। इट इज एन आर्ट, इतना लिखा होगा, खत्म। ये होती है रिवीजन बुक, ठीक है। वो अलग से मिलेगी, इसमें थोड़ा डिटेल रहेगा, ठीक है। यस, चलो आगे से हम काम पहुंचे। यस, इट इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक क्या मतलब होता है इसका? प्रैग्मेटिक वर्ड सुना कभी पहले? थ्योरी, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स है वही वाली थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट और प्योरली थ्योरेटिकल, क्योंकि उसमें 36 इकोनॉमिस्ट आए, जोल्डीन भी आया, उसने भी बोल दिया कि कुछ तो कर दो, लेकिन उसने तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। एडम स्मिथ ने कुछ ना कुछ तो बोला होगा पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, उसने भी लेकिन assumption लिखी होगी कि assumption आई एम लिविंग इन दिस कंट्री ओनली, assumption दिस 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 दिस, assumptions यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है, कुछ ना कुछ assumptions हो। theoretical theoretical and analyzes economic phenomena under unrealistic assumptions, वही जैसे मैंने बोला कुछ भी लिख दिया, जैसे बोल दिया कि भाई इकोनॉमिस्ट एक आया उसने बोला कि ये चीज होगी, लेकिन अज्यूमिंग कि लोगों की इनकम सेम है। अरे भाई हाउ आर यू अज्यूमिंग इट, कैसे होता है? वो तो अपनी लिख के चले जाते हैं कि नहीं नहीं देखो प्राइस गिरेगा ना तो डिमांड बढ़ेगी, गिवन बाकी फैक्टर सेम है। बाकी फैक्टर सेम कब होते हैं? होते ही नहीं है कभी, ठीक है। अब एक चीज बताओ, बहुत इसमें मैं कॉमन एग्जांपल लेता हूँ। प्रैग्मेटिक वैसे उल्टा होता है, प्रैक्टिकल होता है उल्टा, ठीक है। इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप खाते हो चॉकलेट्स, 10 रुपए की डेयरी मिल्क की चॉकलेट, एकदम से वो 10 वाली चॉकलेट 5 रुपए की हो जाए, थोड़ी डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन क्या आप अंधाधुंध खरीद लोगे? अच्छा इसका ऑपोजिट एग्जांपल लेते हैं, मेडिसिन है, मेडिसिन आपने लेनी थी, उसका प्राइस गिर गया, धक्के से खरीद लोगे? नहीं। तो उसलिए वो चीज कभी ऐसे वो थ्योरी अपनी ये दे जाते हैं कि प्राइस गिर गया डिमांड बढ़ेगी, खत्म। अब उसके बाद बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट? प्रोडक्ट अलग हो सकता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस अलग हो सकता है, मैं चॉकलेट खाता ही नहीं, प्राइस गिर गया चॉकलेट का, ऐसी की तैसी मैं खाऊंगा ही नहीं, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस अलग हो सकता है इनकम अलग है, हो सकता है जो प्राइस गिरा है वो 280 रुपए की जो फ्रेरो रोस्टर आती है उसका गिरा है, अरे भाई मैं नहीं खरीदता, वो मेरे मेरे बजट के बाहर है, तो मैं खरीदूंगा ही नहीं। तो ऐसी चीजें जो होती हैं, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक थ्योरी जो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो। लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है, इट इज pragmatic in its approach and it tackle the practical problem which faces the real world। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे चली जाती है। बिजनेस कभी भी ये नहीं बोलता है, ऐसे तो फिर हर एक बिजनेस यही सोच ले, चाहे कोई भी है, प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ जाएगी, खत्म, सॉर्टेड। मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, ठीक है बस, ठीक है ठीक है। अब ये बात कोई फार्मा कंपनी सोच रही होगी, चल जाएगा क्या काम? ऑल हो सकता है फार्मा कंपनी जो उल्टा डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचती हो फिर चाहे सोच रही हो, लेकिन जो फार्मेसी है वो थोड़ी ना सोचेगी ये चीज। तो हमें तो बिजनेस इकोनॉमिक एक बिजनेस के लेवल पे सोचना है, एक बिजनेस
कभी भी ऐसे नहीं सोच सकता कि एक थ्योरी पढ़ी थी यार कि अगर प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा होगी, अरे क्या कर लोगे इस चीज का। तो वो चीज ऐसे नहीं होती कि तुमने कुछ भी बस थ्योरी पढ़ी लगा दो। बिजनेस इकोनॉमिक्स किस चीज को किसके ऊपर बेस्ड है कि हमें रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिकली उसको उस अकॉर्डिंग टैकल करेंगे। यस। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। अच्छा कुछ कीवर्ड्स ही याद हो सकते हैं, ठीक है। प्रगमेटिक है, नॉर्मेटिव है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ये इसीलिए बना हुआ है, इट इज प्रगमेटिक इन नेचर, इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर, इट इज एन आर्ट, इट इज अ साइंस, ऐसा। ठीक। अब नॉर्मेटिव होता क्या, क्या देखो भाई, क्या वेरी नहीं गुड, नहीं बहुत अच्छा पढ़ लिया आपने। नहीं हमने किया हुआ हैं, 11th में किया 11th माय में किया गॉड, 11th या 12th में था, मतलब स्कूल में पढ़ोगे, बहुत अच्छी बात है ये तो। तो ये तो नॉर्मेटिव वर्ड तो फिर आपको बोर्ड बाय डिफॉल्ट याद रहेगा। यस। वर्ड शुड बी। तो जो इकोनॉमिक थ्योरी है ना वो दो लाइंस के ऊपर है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव तो मतलब प्योर साइंस कि क्या है, कि क्या है, वही वाली चीज काइंड ऑफ यही कि प्राइस गिर के डिमांड बढ़ेगी, बस ऐसे एक प्योर साइंस के बेसिस पे कि हाँ हमने देखा हुआ है। क्योंकि ये चीज एक जनरल पार्लेंस में तो सही ही है, अगर किसी चीज का वैसे प्राइस गिरता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, डिफॉल्ट है बात। और नॉर्मेटिव कैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स कि ये सिर्फ ऐसे नहीं चलती है कि देखो, जो जो इकोनॉमिक्स है वो तो सिंपली क्या, उसने मान लो एक चीज बता दी, एक रूल बता दिया कि अब प्राइस गिरोगे डिमांड बढ़ेगी, या आपकी लेट्स से इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, ऐसी ऐसी चीजें उसने नॉर्मल बता दी। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, उस चीज को अपनी, बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या थी, use of business analysis यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। वही वाली बात कि इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज करना किस में, अपनी पॉलिसीज बनाने में, ताकि मैं सोच सकूं कि मैं क्या चाहता हूं, व्हाट शुड बी। मेरे को ये देखना है कि यार मेरे को ना अपने प्रोडक्ट की लेट्स से कहीं ना कैसे डिमांड बढ़ानी है। तो क्या मैं बस यही सोचूंगा कि नहीं जो है, नहीं नहीं, मैं सोचूंगा कि व्हाट शुड बी, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डिमांड चाहिए, तो मैं सोचूंगा कि मेरे पास कैसे कैसे मैं इकोनॉमिक टूल्स यूज कर सकता हूँ ताकि वो हो। तो ये थोड़ी नॉर्मेटिव है, मतलब ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम डिसीजन मेकिंग के ऊपर है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक और डेफिनेशन क्या थी, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस। तो हमारा कहीं ना कहीं वो पर्पस कहाँ पे है कि हम बिजनेस डिसीजंस लेने इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज करके, तो इसलिए वो नॉर्मेटिव है क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमारा फोकस किधर है कि हमारा डिसीजन क्या होने वाला है, उसके ऊपर हमारा काम चलता है। यस, सारे हो गए। यस, यस, चलो अब हम आ जाते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर। स्कोप अभी तो माइक्रो मैक्रो पढ़ी थी, वही आगे दोबारा आ गई कि देखो मैंने जैसे बताया कि एक बिजनेस के लेवल पे हम खड़े हैं। थोड़ा लेट क्यों, थोड़ा लेट हो रहा है, माय गॉड, दया, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब तो सही हो रहा है, ठीक। मैंने कैसे बताया था बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, खड़े हम एक बिजनेस लेवल पे हैं लेकिन माइक्रो मैक्रो फैक्टर्स हमें दोनों इफेक्ट करते हैं। यस। और बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्कोप इसीलिए क्यों है, इसीलिए क्या है, क्वाइट वाइड है कि चाहे हम नैरो लेवल पे खड़े हैं लेकिन हमें सोचना किस लेवल पे पड़ता है, वाइड लेवल, मतलब इन द सेंस माइक्रो लेवल पे भी, माइक्रो लेवल पे भी, मतलब उसकी स्कोप बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है वो बोलेगा सिर्फ मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, कोई मैक्रो पढ़ रहा है वो तो बोलेगा मैं तो सिर्फ ओवरऑल पढ़ रहा हूँ, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहा है वो तो बोलेगा कि मेरे को सब कुछ ही करना है। इट कवर्स द मोस्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अ मैनेजर और अ फर्म फेसेस। ये तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ रहे हैं। दो कैटेगरी है बिजनेस इश्यूज के, बिजनेस इश्यूज दो हैं, एक तो है इंटरनल, ये जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल इश्यूज, और एक होते हैं एक्सटर्नल जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज। मतलब कहीं ना कहीं नाम से पता चल रहा है, इंटरनल मतलब जो मेरे मेरे डेली रूटीन के, मेरे बिजनेस के अंदर है, जो जिनको मैं अंदर से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। दीज फॉल विद इन द परव्यू एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। और ये कैसे सॉल्व होते हैं, ऑब्वियसली विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक होते हैं एक्सटर्नल कि ईरान यूएसए की वॉर चल रही है, एक्सटर्नल है। एनवायरमेंटल है, बाहर है, मेरे मेरे सराउंडिंग में है लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में चेंज आना ये भी एक्सटर्नल है। ये भी एक्सटर्नल है ऑब्वियसली, ठीक है। और ये कैसे सॉल्व होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। जब हम कंज्यूमर प्रेफरेंस अगर एज अ होल पढ़ रहे हैं
तो हम तो ये बोलेंगे कि हम तो जी नेशनल लेवल पे ये पढ़ रहे हैं कि अगर जैसे वही बात है कैडबरी है, वो तो इंडिया में बेच रहा है, तो वो तो सोचेगा ना कि यार मेरा कस्टमर कैसे सोचता है, उसको हो सकता है सिल्क ज़्यादा पसंद है नॉर्मल डेयरी मिल्क से, तो हो सकता है सिल्क का रेट बढ़ा दे जानबूझ के, तो ऐसे सब चीज़ें चलती हैं। यस, जैसे डोमिनोज करता है, अगर आपने देखा हो ना, डोमिनोज ने क्या करा, मेरे को अभी तक याद है, पहले चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा थोड़ा सस्ता था, लेकिन लोगों ने बहुत खरीदे, बहुत डिमांड है उसकी, क्योंकि वो जेन्युइनली बहुत टेस्टी है, तो इसलिए एकदम से क्या हो गया, हल्का हल्का बढ़ दिया उन्होंने प्राइस। तो उस लेवल पे डिसीजन भी होता है कि क्या कंज्यूमर की प्रेफरेंस हो रही है, हम उस अकॉर्डिंग चले। यस, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स हम अप्लाई करते हैं इंटरनली ऑपरेशनल इश्यूज के लिए, और इसमें पर्पस याद रखना, पर्पस हमारा क्या है, एक बिजनेस का एट दी एंड हमें क्या कमाना है, प्रॉफिट। एट दी एंड हमें यही चाहिए कि भाई पैसा बन रहा है अपना, ठीक। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी किसको किसको डील करती है, एक तो डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग। पहले तो डिमांड को एनालाइज करना, ठीक है। जो आपकी कंज्यूमर प्रेफरेंस वाली बात थी ना, अगर तो हम देख रहे हैं उस लेवल पे कि एक मान लो जैसे हम मान लो यहीं पे डील करते हैं, तो हमारे लिए वो माइक्रो इशू, हमारे लिए वो माइक्रो इशू कि भाई यहाँ पे कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। वो डेफिनेटली इंटरनल नहीं है, ये इंटरनल इशू नहीं है मेरे उसमें नहीं आते कि यार मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ अभी कभी कस्टमर कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है, बट है माइक्रो लेवल का इशू है, ठीक है। अब डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग हम पढ़ के आ रहे हैं, हम अभी ये 8 पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज ये वाले इश्यूज के साथ डील करती है, ये वाले इश्यूज के साथ कैसे डील करती है हम अभी हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। और ध्यान क्या रखना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। छोटे लेवल पे इंडिविजुअल बिजनेस लेवल पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारी डिमांड क्या है, ठीक है। जैसे हमारी ही अगर बात करें, मैं अपनी एग्जांपल इसे लेता हूँ क्योंकि बहुत रियलिस्टिक तुम्हें भी पता चल जाता है। हमने जैसे ये स्टार्ट करा, ठीक है, तो हमने भी पहले देखा एट द एंड, तो हमने भी यहीं से सीए करी है ना, यहीं से पले बढ़े, तो हमने देखा कि यार ये लुधियाना में डिमांड कितनी है इसकी फाउंडेशन की, तो हमें लगा है एनालिसिस। फिर हमने थोड़ा बहुत फोरकास्ट बिठाया कि यार लेट्स से कोई बहुत पुराना अगर यहाँ पे है, उसके कंपेरेटिवली हम कितनी जल्दी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें भी तो वो उस लेवल का वो चाहिए ना कि हमारा भी रिजल्ट है, हमारा भी स्टूडेंट है, हमारा भी लेट से रैंक है, कुछ भी है, तो वो चीज़ें हमें भी देखा कि यार लेट से इतना टाइम लग जाएगा, है ना। तो हमने पहले डिमांड एनालाइज करी, फिर हमने डिमांड फोरकास्ट करी कि हमारी फोरकास्टिंग तो पता ही क्या होती है, आगे आगे की प्रोजेक्शन काइंड ऑफ, कि हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि यार आज से 2 साल तक तो ये पूरा भरा होगा, ऐसा कुछ। या हम पहले, और ये स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले एनालिसिस करते हैं कि है भाई इतना बच्चा है। जैसे राजस्थान में तो पता है आपको, ये तो जैसे लुधियाना में तो बहुत कम कोचिंग्स हैं, लुधियाना राजस्थान हो गया, और कोटा पता ना, कोटा भरा पड़ा है, दिल्ली का लक्ष्मी नगर देख लो, सारी कोचिंग है, कुछ नहीं और कोचिंग्स ही कोचिंग्स हैं, सीए की भी कोचिंग्स भरी पड़ी हैं, यूपीएससी की कोचिंग्स भरी पड़ी, भरी ही पड़ी हैं। तो वो जो है डेट इज डिमांड एनालिसिस, कि हमने पहले डिमांड एनालिसिस करी, ठीक है, और फिर हमने फोरकास्ट करा कि हमें इतनी देर में हो जाए, और इससे ऑब्वियसली इंटरनल इशू सॉल्व होते हैं। ये इंटरनल इशू की क्या बात हो रही है, एट द एंड वही कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो करनी है, हमें सोचना तो यही है कि भाई कब तक वो हो जाएगा, अगर हम पैसा डाल रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एक वर्ड होता है, डू यू नो व्हाट दैट मीन, क्या होता है। ओके, ये तो होगी थ्योरी, वैसे रियल लाइफ एक बड़ा सिंपल आंसर टाइप्स कुछ। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे मेरी जितनी कॉस्ट लगी है वो रिकवर हो गई, उसके बाद जो भी मैं बेच रहा हूँ या जो भी मैं उसके बाद बिजनेस कर रहा हूँ उसमें मैं कमा रहा हूँ, प्रॉफिट आना होगा उसके बाद जो भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन पर्पज है यहाँ पे, ठीक है, ओके। फिर हम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस में क्या कर रहे हैं, ये कि एक बिजनेसमैन को एक बिजनेस लेवल पे ये सोचना पड़ता है कि मेरे कितने इनपुट्स यूज होने वाले हैं और मेरे को ऑप्टिमम आउटपुट बनानी है। अब मान लो कैडबरी है, मैं कैडबरी बार बार क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को चेंज कर देना चाहिए, नेस्ले कर लेते हैं, क्या मतलब चॉकलेट्स भी घूमी जा रहा हूँ मैं। अच्छा मैगी, चलो मैगी कर लेते हैं, नेस्ले बनाता है मैगी, ठीक है। अब मैगी की पहले उसने डिमांड एनालाइज करी कि भाई पूरे इंडिया में लेट्स से 1 करोड़ लोग मैगी खाते हैं, बहुत नॉर्मल नंबर लिए मैंने, 140 करोड़ की जनता में ज्यादा ही खाते होंगे, ठीक है, 10 करोड़ ले लेते हैं, 10 करोड़ लोग मैगी खाते हैं। अब क्या मैगी वालों के लिए ये अच्छा होगा कि वो 20 करोड़ पैकेट बना दें, मतलब पैकेट वैसे मत गिनना कि एक बंदा एक ही पैकेट खाता है, हम ये ज्यूम चल रहे हैं,
ठीक है, एक बंदा लेट से एक पैकेट दिखा रहा है, तो हम क्या उनके लिए फिजिबल रहेगा कि 20 करोड़ बना दें? नहीं। 50 करोड़ बना दें? वो ये सोच रहे कि अरे देश की जनता 140 करोड़ है, 50 करोड़ बना दो? नहीं, उनको अपनी डिमांड एनालिसिस के हिसाब से प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। अच्छा, उनको साथ में कॉस्ट एनालिसिस भी करना पड़ता है, क्या उनको ये भी सोचना पड़ता है कि हमें प्राइस कितना रखना है? भाई एक चीज होती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वर्ड तो पता ही है, नाम से ही पता चलता है वैसे तो, कि किसी भी चीज की कॉस्ट के साथ में उसका बेनिफिट कितना है वो कंपेयर करना पड़ता है। कि यार मेरे इसमें लग 8 रुपए रहे हैं, मैं कमा 6 रुपए, सेल में 6 रुपए पे कर रहा हूँ, इज इट रैशनल? नहीं, वो तो नहीं चलेगा। क्या चलेगा? ऑब्वियसली कि अगर मैं 8 रुपए पे कॉस्ट लग रही है तो मैं 10 रुपए बेच रहा हूँ, मैं 12 पे बेच रहा हूँ, ये चीज। तो ये चीज उनको माइक्रो, अभी हम देखो उस पे मत भटकना, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है बार बार कि हम एक बिजनेस के लेवल पे खड़े हैं। एक बिजनेस कैसे सोचता है, एक बिजनेस क्या क्या करता है, एक बिजनेस इश्यूज जो अपने उसके लोकल इश्यूज हैं, इंटरनल इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे यूज करता है, और अल्टीमेट हमारा पर्पज यही है। ठीक है, यस यस। डिमांड एनालिसिस हो गया, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस हो गया, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, इन सबको रखना पड़ता है, इन सबको रखना पड़ता है। अगर मैं अपनी भी बात बताऊं ना, जैसे मेरे पास GST की जो बुक्स हैं, मेरे पास उनका स्टॉक पड़ा, क्योंकि अगर कल को बच्चा ऑर्डर कर रहा है तो मैं तब थोड़ी ना उसको बोलूंगा कि चलो अब इसकी प्रिंटिंग देता हूँ, अब मैं इसकी बाइंडिंग करूंगा, अब मैं इसको करूँ, नहीं ना। ऑब्वियसली उसको मेरे को स्टॉक रखना पड़ता है। अब उस स्टॉक रखने की कुछ ना कुछ कॉस्ट भी है। एक तो कॉस्ट स्टोरेज स्पेस, जो मेरी स्पेस जाती है उनको बुक्स को रखने की, ऐसा तो है नहीं मैं कहीं पे भी रख दूंगा, इतनी तो है नहीं वो। सेकंड, जो मेरा मनी ब्लॉक हो गई, क्योंकि मैंने तो दे दिया ना आगे प्रिंटिंग वाले को, बाइंडिंग वाले को, सब कुछ दे के मेरे पास घर पे बुक पड़ी है, मेरे तो उसमें पैसे लगे हुए हैं, अब वो बिकेगी कब ये वो, तो हर एक चीज की कॉस्ट होती है। तो इन्वेंट्री भी तो मैनेज करनी पड़ती है बिजनेस को। मैं तो सोचो कितने छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ, अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, लेट से कोका कोला है ना, कोई बेवरेज वाली ड्रिंक्स है, या लेट से आइसक्रीम है, सबसे बड़ी बात। अब एक चीज बताओ, आइसक्रीम की तो शेल्फ लाइफ भी कम होती है, या ऐसी कुछ चीजें होती है जैसे ब्रेड है, किट्टी की ब्रेड या जो भी है बॉर्न ब्रेड, अब उनकी तो शेल्फ लाइफ ही हफ्ता होती है। तो उनको वो इन्वेंट्री भी देखनी पड़ती है कि भाई हमें स्टॉक ऐसे नहीं बनाना कि कॉस्ट ही बढ़ती रहे और वो चीज एक्सपायर होती रहे और हम फंस रहे हैं, तो इनको ये भी मैनेज करना है। ठीक है, तो ये भी एक इंटरनल इशू सॉल्व करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि उनको देखना पड़ता है कि हमारी डिमांड क्या है, हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, उस अकॉर्डिंग हमारी इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, सब चीजें। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब एक बिजनेस एक छोटे लेवल पे ये भी सोचता है मेरे को पैसा उठाना कहाँ से, मेरे को लगाना कहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं लोन लेंगे, कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार अपनी सेविंग्स यूज करते हैं, कुछ लोग, अच्छा ये भी बात है, कईयों के पास ना सेविंग्स होती भी हैं वो फिर भी लोन उठाते हैं। इसमें भी लॉजिक होते हैं बहुत सारे, कि यार मेरी जो सेविंग है, लेट्स मैं उस पर शेयर मार्केट में कमाता हूँ 12%, जो मैं लोन उठाऊंगा उस पर मेरे को ब्याज देना 8%। ऐसे भी सोचते हैं लोग। वो ये नहीं सोचते कि यार मेरे पास पैसा पड़ा मैं लोन क्यों लूँ। हर एक चीज चलती है साथ में। और बिजनेस के लिए अभी हम ना जब छोटे लेवल पे हम खड़े होते हैं, हम कैसे सोचते हैं कि अरे यार 100 रुपए की सेविंग है, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट, ऐसे सोचते हैं। वहां पे तो समझ रहे हो 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ की बात होती है कि यार हमें 20 करोड़ बैंक से उठाने हैं या अपने ही फंड यूज करें, क्योंकि कंपनी के पास भी सेविंग्स होती है, तो सब कुछ सोचना पड़ता है। और उस सेविंग्स को हम शेयर होल्डर लेवल पे बांट दें कि शेयर होल्डर्स में बांट दें, या उस सेविंग को दोबारा इन्वेस्ट करें, ये भी सोचना पड़ता है। तो ये सोचना पड़ता है उनको कि उनकी कैपिटल कहाँ से आएगी और इन्वेस्ट कहाँ करनी है। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, यहाँ पे ना वही बात आ जाती है थोड़ी सी ना, ये चीज तो कुछ तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम माइक्रो लेवल पे खड़े होके क्या क्या सोच रहे हैं। ठीक है, कि मार्केट कैसी है और हमें प्राइसिंग कैसे रखनी है। जैसे हम रखते हैं कि फेस टू फेस अलग, लाइव अलग, लाइव प्लस फेस टू फेस अलग, लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस फेस टू फेस अलग, टेस्ट सीरीज अलग, अकेले टेस्ट सीरीज अलग रेट, टेस्ट सीरीज इन सबके साथ अलग रेट, ऐसे सब कुछ करना पड़ता है। तो वो वाली चीज, रिसोर्स एलोकेशन, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि हमें अपने रिसोर्सेज ऑप्टिमली एलोकेट करने हैं, बहुत ऑब्वियस। और इस चीज को तो क्या ही कहने, ये तो हमारा ये तो हमारा मेन मकसद है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इस पे तो लगेगी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। अब क्या हमने सिर्फ इतना देख लिया कि नहीं यार लुधियाना में सीए कोचिंग की डिमांड है, या हमने कुछ सोचा भी कि भाई पता चले 2 साल हो गए बेंच पे हम डस्टिंग कर रहे हैं सिर्फ? नहीं, तो ये भी एनालिसिस करना करके चलना पड़ता है कि यार क्या डिमांड है, क्या हम सिर्फ फेस टू फेस पढ़ाएं या साथ में रिकॉर्डिंग भी करें, है या हम साथ में रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, है ना भाई। तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ती हैं।
क्योंकि ये सारे इंटरनल इश्यूज हैं, मेरे हाथ में है। मेरे को पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिमांड कितनी है, मेरे को पता है कि मैं क्या क्या और फीचर दे सकता हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को रिस्क कितना है इसमें। ये सब चीजें मेरे लेवल पे सॉल्व हो रही हैं, तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज होती है ऑब्वियसली। अब आ जाते हैं थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो यूज होता है उस पे। मैंने इसको मुझे लगता है चेंज नहीं करा। Okay. तदा, कुछ पता चला नहीं? बस ठीक है, बस कुछ नहीं हुआ। ठीक। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे लगती है? एक्सटर्नल इश्यूज पे, एनवायरमेंटल इश्यूज पे। ये अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ। हम इस बुक में जहां जहां पे भी येलो वाला बैकग्राउंड वाला टॉपिक है ना, लाइट येलो वाला, उसका मतलब वो टॉपिक थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स किस चैप्टर में आती है? 1 to 5, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे मैक्रो के टॉपिक का एज सच बहुत कम रोल है, मैं वैसे बता। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस मेजर फैक्टर्स को रिलेट करती है कि सर इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, डेट इज कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। बिजनेस साइकिल का कौन सा स्टेज कर रहा है, चल रहा है? हमारा बूम पीरियड चल रहा है, हमारा रिसेशन चल रहा है, हमारा डिप्रेशन चल रहा है, या हमारी रिकवरी चल रही है? कौन सा पीरियड चल रहा है? यस। उसके अलावा जनरल ट्रेंड क्या है? नेशनल इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का, प्राइसेस का, सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का। जनरल ट्रेंड क्या है? लोग आजकल पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, लोग आजकल पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से, ये भी चीजें बहुत फर्क डालती हैं। अभी तो आप और घुसोगे ना इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स छोड़ो, थोड़ा स्टॉक शेयर मार्केट में घुसोगे ना, आपको देखेगा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये सब डिसीजन सोचते हैं कि लोग अभी पैसा लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं। लोग अगर अभी पैसा लगा रहे हैं तो शेयर प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, लोग अगर अभी पैसा निकाल रहे हैं तो शेयर प्राइस मार्केट क्रैश होने वाली, ऐसी सब चीजें। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, कि जैसे इंडस्ट्री पॉलिसी क्या है, या कंपटीशन की पॉलिसी क्या है, फॉरेन कंपटीशन टाइप्स, या फिजिकल पॉलिसी क्या है, या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, या ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी क्या है। अगेन बड़े लेवल पे नाम से ही सारे पता चल रहे हैं, कोई इशू नहीं। सेंट्रल बैंक्स कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि बैंक का जो है इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, कितनी सेविंग है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, बैंक के भी ना पीछे से गाइडलाइंस आती हैं आरबीआई की तरफ से कि आपको अब लोन देने हैं। लाइक मार्केट थोड़ी मनी डिफ्यूज करो और मार्केट से मनी चूस लो, ये सब चीजें उनको पीछे डायरेक्टिव्स आते हैं। सेंटर, अच्छा ये हो गया। सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे ट्रेड यूनियन है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर यूनियंस हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। ये लोग बाहर हैं, जो ऊपर भी हमने पढ़े ये सारे बाहर हैं, हमसे बाहर है। वी कैन नॉट, है ना, कंट्रोल दोस। ठीक है। और सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट ऑब्वियसली, यहाँ से आपको ऐसे पता चल जाएगा। बोले चूड़ियाँ, बोले कंगना। ठीक है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं सर डिफरेंसेस पे। इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनकी जंग आज खत्म कर देंगे हम। आज हमें पता चल जाएगा कौन ज्यादा बेहतर है, कौन किसमें क्या फर्क है। भाई देखो, मीनिंग है, इट इन्वॉल्व्स अ फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। सिर्फ फ्रेम करती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकती, सिर्फ थ्योरी बना के छोड़ दी। लेकिन ये अप्लाई करती है, अप्लाई ही करती है, भी नहीं ही। बिजनेस इकोनॉमिक्स का काम ही है कि थ्योरी को लेके अप्लाई करना है मेरे को बिजनेस में। ठीक है। इसका कैरेक्टर इकोनॉमिक्स का क्या है? माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, लेकिन बिजनेस माइक्रो लेवल पे ऑब्वियसली। इसमें मेन टास्क क्या है कि फुलफिलमेंट ऑफ नीड ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटीज। और यहाँ पे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहाँ पे हम वो नहीं सोचते कि एक आम आदमी क्या डिमांड कर रहा है, एक आम आदमी का नहीं। हम यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो प्योरली बिजनेस लेवल पे खड़े हैं कि एक बिजनेस को क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन, बिजनेस का प्रॉफिट कमाना है। तो उसलिए इट इज प्रॉपर डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर है? पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी के ऊपर। ये पॉजिटिव भी है, नॉर्मेटिव भी है, ये ओनली नॉर्मेटिव है। ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। यस। इकोनॉमिक्स बड़ी टर्म है, उसके अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये तो पता ही चलता है चीज। और इट इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तो पता है। हाँ जी। इट इज कंसर्न विद ऑल द थ्योरीज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, एंड इट इज कंसर्न विद ओनली प्रॉफिट थ्योरी।
इकोनॉमिक्स पूरा सब कुछ देखती है और थ्योरीज पे चलती है, और इसका कुछ ऐसे नहीं होता ना कि मेरे को हर बंदे को प्रॉफिट कमा के देना, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल के बारे में भी सोचती है, ये तो इंडिविजुअल के बारे में भी सोचती है। तो इकोनॉमिक्स कभी भी ऐसे नहीं बोलती कि प्रॉफिट कैसे होगा, अरे वो तो इंडिविजुअल की भी बात करती है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ यही सोचती रहती है कि प्रॉफिट कैसे बनेगा, पैसा बताओ भाई कैसे बनेगा, पैसा बनाना है अपने को। इसमें एनालिसिस क्या इन्वॉल्व रहता है, इट इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ मैक्रो लेवल इश्यूज लाइक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अपॉन एम्प्लॉयमेंट। आइडियली देखा जाए इश्यूज तो इसमें भी इंक्लूड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे काइंड ऑफ इन्वॉल्व है, मतलब इन द सेंस इकोनॉमिक्स के अंदर का ही पार्ट, उसमें सिर्फ एक बहुत सब पार्ट है। तभी हमने देखा था कि जब हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्कोप पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था, इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, थोड़े इनकॉर्पोरेट कर लेता है एलिमेंट, थोड़ा उसको साथ में ध्यान में लेके चलता है, लेकिन प्राइमरीली माइक्रो के ऊपर बेस्ड है। वही सेम चीज है कि यहाँ पे मैक्रो का प्रॉपर एनालिसिस इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे एनालिसिस किसका इन्वॉल्व है, माइक्रो लेवल पे। क्योंकि एनालिसिस तो हमें एक बिजनेस क्या सोचता रहता है कि मेरे को डिमांड कैसे करनी है, मेरे को कंज्यूमर अपने कैसे खुश रखने हैं, वो वाली चीज। यस, यहाँ पे होता है आपका यूनिट 1 खत्म। ठीक है, बहुत स्मॉल ब्रेक, वाटर ब्रेक मेरे को चाहिए। ठीक है, तो चलो, ठीक है, मैं आ गया। हाँ जी, we back, we back, come on, we back, we back, हाँ जी, where were we were here only। बहुत कुछ कर रहा है। क्या हम अभी भी नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर में हैं? यस, चैप्टर तो वही है। उसके यूनिट 2 में है। हाँ तो चैप्टर तो मैंने वही बोला है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ये मेरा पॉइंट क्या बोलने का कि हम अभी भी बिजनेस इकोनॉमिक्स में ही है। ठीक है, उसका जस्ट अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो गया। अब हमें बेसिक इंट्रो मिल चुकी है कि क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, कैसे एक बिजनेस लेवल पे यूज होता है, कौन से उसको फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, उसकी स्कोप क्या है, उसकी नेचर क्या है। अब हम आएंगे वो वाली चीज के ऊपर। याद है हमने यहाँ पे कुछ पढ़ा था, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब हम आ जाएंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर, और हमने स्टार्टिंग में भी एक बात पढ़ी थी यहाँ पे, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, और ये जो हम रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, ये आपस में दो चीजें इंटरलिंक्ड है, ये वाली कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और जो हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, वो ये सब चीजें और ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नेक्स्ट, मतलब यूनिट नेक्स्ट। ठीक है, हाँ जी। हर एक इकोनॉमिक सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम अभी हम फिलहाल उस लेवल पे समझेंगे कि एक बिजनेस भी एक काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ही एट द एंड प्रॉफिट मोटिव पे चल रहा है। ठीक है, उसकी एक मेन प्रॉब्लम तो यही रहती है कि रिसोर्सेज जो हमारे खत्म होने वाले हैं इन रिलेशन टू हमारे जो वांट्स हैं उसके लिए। ठीक है, अभी हम ऐसे समझ लो, अभी ना बिल्कुल खड़े बिजनेस लेवल पे ही, लेकिन उस चीज को फिलहाल 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखो कि हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। खड़े हम बिजनेस लेवल पे ही, लेकिन अभी सिर्फ ऐसे सोचो कि हर एक इकोनॉमिक सिस्टम को, क्योंकि इंडिया भी एक इकोनॉमिक सिस्टम है, एक बिजनेस भी, एक लेट्स से कैडबरी की फैक्ट्री या कैडबरी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी एक इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है,
इनको एक सेंट्रल प्रॉब्लम से तो डील करना ही पड़ता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। अब एक चीज बताओ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने कुछ पढ़ा था कि 4 इनपुट्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या एक बिजनेस के पास सब कुछ ही होता है? चारों आराम से होते हैं कि उसके पास जगह भी अच्छी खासी है, उसके पास पैसा भी अच्छा खासा है, उसके पास लेबर भी जब मर्जी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है? नहीं। तो उसको एक इकोनॉमिक, ये वाली प्रॉब्लम तो आती है कि हमारे रिसोर्सेज है, कहीं ना कहीं तो उस पर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इज लिमिटेशन, कहीं ना कहीं वो तो एक आधा तो रुकता है। और हमारी वांट जो उसके रिलेशन में वो खुली डुली है। यस, खुली डुली इज अच्छी खासी है, ठीक है, बिकॉज अपने को हिंदी रखना है। आपको तो पंजाबी समझ आती है दोनों, बात ठीक है फिर। और ठीक है, माँ गाली कोई नहीं। ठीक है। हाँ, तो इसको जनरली क्या बोलते हैं? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेस्ट बात क्या है, तो कभी आएगा व्हाट आर द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, नहीं रे, बस बाय हार्ट ऐसे याद ही होगा, अरे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऐसा कुछ ही था ना, ये व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, बस ठीक है। और इनको 4 फर्दर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में बांटा गया। कौन सी है? What to produce, how to produce, for whom to produce. तुमको नहीं पता। बोल दो ना फिर जो लिखा हुआ है। What व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे भी चलो एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी वर्ड ना बिजनेस यूज करा कि एक बिजनेस, ना ऐसे यूज करा कि एक पूरी कंट्री। एक सोसाइटी, एक सोसाइटी को सिर्फ ये डिसाइड नहीं करना है कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, ये तो वैसे काइंड ऑफ आपका जाना माना टॉपिक है, इस पे तो हाथ नॉलेज सब कुछ बैठा हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो अपन उस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो टू डिसाइड इन वट क्वांटिटीज ईच गुड्स शुड। तो यहाँ पे वट टू प्रोड्यूस का एग्जैक्टली सिर्फ वो नहीं है कि क्या बनाना है, ये भी पता करना है कि वट क्वांटिटी मतलब कितना बनाना है, तो वो भी सोचना पड़ता है। और देखो, ये सोचना पड़ना क्यों पड़ता है, एट द एंड याद रखना है रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए सब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स ही इसलिए हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। जिस दिन खुला पैसा हो गया, मान लो आपको वो करनी थी अपनी जो फाउंडेशन क्लियर होने की पार्टी, इनकी कल पार्टी हुई, आपको पता है, आपको बुलाया नहीं, इनकी फाउंडेशन क्लियर हुई है कल। 2100 रुपए दिए उन्होंने पापा ने उनको, आप यूट्यूब पे देख लेना जो फर्स्ट लेक्चर है ना, तो उसमें आपको पता चलेगा, पार्टी हुई है कल। अब मैं क्या बोल रहा था, हैं आपको जो कल जो पार्टी थी, जो आपको जो जो 4 आपकी बॉन्ड्स थे, उसके लिए अगर आपको 1 लाख रुपए मिल जाता, क्या कोई प्रॉब्लम थी? उसके बाद खत्म, रिसोर्सेस खुले, तो बस अपने को बॉन्ड्स भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी आराम से। लेकिन ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही इसीलिए आती हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड। ये बात अपने को बस बैक ऑफ द माइंड ये रखना है। क्या क्या कुछ चीजें ना बैक ऑफ द माइंड क्या रखनी है जब भी हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या कि एक तो जो बिजनेस है उसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन। और कॉस्ट रिडक्शन भी एक काइंड ऑफ प्रॉफिट है, क्यों? क्योंकि सयाने बंदे ने कहा है, पैसे का ना जाना भी तो पैसे का आना ही है। अगर मेरी किसी चीज की कॉस्ट 10,000 लग रही थी, मैं उसको रिड्यूस करके 8,000 पे ले आया, तो मेरा 2,000 का प्रॉफिट ही तो हुआ है। इसलिए एट द एंड बिजनेस क्या सोचता है, पैसा। और ये एट द एंड बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना कि एक तो बिजनेस पैसा सोचता है और रिसोर्सेज लिमिटेड। चलो, तो व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमारे पास ऑब्वियस ही बात है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने के 36 तरीके हैं। आपको तो पता ही है पैसे कहाँ कहाँ यूज हो सकते थे, ठीक है। अब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। वेरी गुड, तो आपको तो ऑलरेडी सारा कुछ पता है। यहाँ पे लेबर इंटेंसिव भी हो सकता है, कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकता है, और कुछ होता है, और कुछ होता है वैसे इन जनरल, कुछ मन में आए? किसे कराना? रोबोट विद मशीन, ओह माय गॉड, काइंड ऑफ तो वो कैपिटल इंटेंसिव में ही आ गया, ठीक। तो मेन तो वैसे देखा जाए तो यही है कि हाँ भाई, या तो तुम धड़ाधड़ मशीनरियां लगा दो और एकदम मॉडर्न फैक्ट्री, या तुमने लेबर लगा रखी है ना। अब वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में कि उस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे यूज करे ताकि वो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज। अब किसी के पास पैसा ज्यादा है लेकिन उसको लेबर महंगी मिल रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस, बहुत से यूएसए क्या है, पैसा बहुत है उसके पास, कैपिटल भी बहुत है, एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत है। मेन बात तो ये कैपिटल बहुत है लेकिन लेबर उसके पास बिल्कुल नहीं। तभी वहां पे
इंडियंस जाके आराम से काम कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया क्या है, लेबर रिच कंट्री है। यस, यहाँ से लोग आराम से जाते हैं, मस्त हो जाता है। अब ये तो उस सोसाइटी को सोचना पड़ता है कि भाई हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कैसे करें। हमारे पास जो है काम तो उसी से चलाना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। यस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब भाई सबको तो नहीं खुश कर सकते, ये तो डिफॉल्ट बात है। इनफैक्ट अब देखो, मैंने जैसे यहाँ पे क्या बोला बात, हम यहाँ पे सोसाइटी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, या एक जो भी बुक में सोसाइटी वर्ड क्यों यूज है, क्योंकि नॉट ओनली बिजनेस बट ऑल्सो, अब बिजनेस भी ये सोचता है जैसे हम भी ये सोचते हैं कि हम सबको खुश कर सकते हैं क्या। अब एग्जांपल ले लो, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो लेट से हो सकता है कॉलेज जा रहे हो और उनको सीए फाउंडेशन करनी है फेस टू फेस। अब सबको खुश कर सकते हैं क्या हम कि नहीं सर हम तो सिर्फ ना संडे आ सकते हैं, तो आप संडे आओ, 3-3 घंटे चारों पढ़ाओ और 12 घंटे के हमारे आप लो और हमारा सिलेबस कवर करा दो। क्या हम सबको खुश कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे भी रिसोर्सेज क्या है, टाइम। हमें भी तो अपना रिसोर्स देखना है कि हम उसको ऑप्टिमली कैसे यूटिलाइज करें। ऑप्टिमली कैसे, यही वाला जो हमारा सेटअप है कि हमारा ये एक सेटअप है। क्यों सेटअप ऐसा है? क्योंकि बच्चे ज्यादातर इसमें फॉल करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम किसके लिए बना रहे हैं। हमें उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बनाना है जो ज्यादा में फॉलो करते हैं। अब कुछ ना कुछ तो फिर छूटेंगे ना, किसी का तो वो हो गई, ठीक है। फिर व्हाट प्रोविजंस। अच्छा, ये वैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये ऑब्वियसली हम पे भी सारा एप्लीकेबल होता है और बड़े लेवल पे भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हर एक इकोनॉमिक सिस्टम फेस करता है, तभी तो यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम यूज हुआ कि चाहे छोटे लेवल पे कोई बिजनेस है, चाहे बड़े लेवल पे, हर किसी को ये प्रॉब्लम आती है। हमें भी सोचना पड़ता है कितना बैच बनाना है, कितने घंटे का, कैसे पढ़ाना है, ये सब चीजें। हाउ टू प्रोड्यूस, भाई कैसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, बिना प्रोजेक्टर के पढ़ाना है, सिर्फ फेस टू फेस क्लास लेनी है, इसको रिकॉर्ड करना कि नहीं करना, ये सब सोचना पड़ता है। यस, what provisions are to be made if any, what provisions are to be made for economic growth। अब सोसाइटी है वो अपने सारे रिसोर्सेस एक ही बार में थोड़ी ना लगा देगी। सस्टेनेबल ग्रोथ नाम की एक चीज होती है। व्हाट इज सस्टेनेबल, कि थोड़ा फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रखना है, ठीक है। अब सोसाइटी वुड नॉट लाइक टू यूज इट्स ऑल स्कार्स रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन ओनली, देयरफॉर अ सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज हाउ मच सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। कि आज हम कितना थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि आगे जाके हम किसी को केटर कर सकें। जैसे अगर हमारे केस में लें तो हमने जैसे वही कि सीयूईटी के बाद कुछ बच्चे आएंगे, तो हमने उनके लिए भी सोच रखा कि आज अपन एक काम करते हैं, आज अभी ना लेट्स से आफ्टरनून वाला बैच नहीं स्टार्ट करते हैं, आज सिर्फ मॉर्निंग बैच रखते हैं। जब एक बार वो बैच होगा तो वो बैच पैरेलल चलेगा, क्योंकि आपका भी चल रहा होगा, हो सकता है उन्होंने भी बोलना कि सर अब हमें फाउंडेशन करनी, तो हम वो पैरेलल चलाएंगे। तो हम कुछ रिसोर्सेज आज रख रहे हैं आगे के लिए, कि हमारा ये टाइम, हमारा टाइम तो रिसोर्स ही मेन है ना। तो हमें वही चीज ध्यान रखनी कि यार जैसे मैं आ रहा हूँ तो मेरे को ये ना कि यार मैं आ रहा हूँ, तो मेरे को ये है कि काइंड ऑफ अगर मैं अब पढ़ा रहा हूँ 2 घंटे, थोड़ी देर 2 घंटे बाद में पढ़ा लूंगा, तो वो चीज़ मेरे को लेकिन ऐसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है अपने रिसोर्सेज की, ताकि फ्यूचर वाली ग्रोथ भी मेरी हो सके। यस, ये चारों समझ आ गए? कोई डाउट? कुछ भी डाउट हुआ बिंदास पूछना है। कभी वैसे मन में ये नहीं सोचना कि कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है हमको झूठ पटांग पूछने, कभी नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। तो क्या, मेरे को एग्जैक्ट प्रोवर्ब भूल गया, लेकिन मतलब अगर मैं उसका मीनिंग बताऊं वो ये था कि एक सयाने में और एक मूर्ख में यही फर्क होता है कि सयाने ने अपने डाउट्स क्लियर कर लिए थे, सयाने ने अपने मन का क्वेश्चन पूछ लिया था। मूर्ख वो यही सोचता रहता है कि अरे कोई क्या सोचेगा, वो यही सोचता रहता है। तो हमें ये नहीं सोचना, जितना घटिया से घटिया डाउट हो, जितना उत्तम से उत्तम डाउट हो, सब फेंक देने हैं, ठीक है बात। यस, कहीं नोट्स में कुछ ना समझ आ रहा हो, कहीं कुछ भी इन जनरल भी मन में कुछ आ रहा हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज एंड देयर डिटेल्स, हाउ मच हैव वी डन? 1 आवर के अराउंड का हो चुका है, ठीक है। कैसे करना है, कंटिन्यू या रुक जाते? मैं एक बार वो देख लेता हूँ। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, हाउ डू, येलो येलो में आ रहा है, पता ना, येलो येलो में फालतू सिर्फ पढ़ना है। येलो मीन्स रीड, पता होना चाहिए। रीड कि कभी कभी तो पढ़ा था, कभी तो ऐसा कुछ था ना मेरे को आता है वो, ना मेरे को रटा हुआ, पढ़ा था, दिख गया तो दिख जाएगा कि हाँ ये ऐसे होना, ठीक है।
अच्छा, तो हम बेसिकली तीनों इकोनॉमीज आगे पढ़ने वाले हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है ना, और वो अपनी सेक्टर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती हैं। फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में मेरिट्स क्या हैं, टेस्ट बात क्या है, तो पेपर में कभी आएगा व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट, नहीं छोड़ो, फिर इतना क्या लोड लेना, डी मेरिट्स है। फिर सोशलिस्ट, अच्छा वैसे इकोनॉमिक्स जो होती हैं कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स्ड, तीनों का मतलब पता है, बताओ जल्दी से बताओ। कैपिटलिस्ट में सिर्फ जो बिजनेसमैन जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, Very और good. सोशलिस्ट में जो सोशल वेलफेयर के लिए, और मिक्स्ड में जो है दोनों के लिए। इंडिया क्या है, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स सोचना क्यों पड़ गया इतना। इंडिया में देखो अभी भी गवर्नमेंट सोचती है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट सेक्टर है, क्योंकि वो लोगों के लिए भलाई के लिए, जो 100 रुपए की टिकट मिल जाती है ना, किसी दिन प्राइवेट प्लेयर के हाथ चढ़ गई, देख लेना फिर वो तो क्या करेगा। अगर 100 रुपए की टिकट रखेगा ना, कोई सीट नहीं अंदर, खड़े रहो सारे लोकल बस की तरह, तो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में कुछ चीजें नहीं जा सकती। जैसे एयरप्लेन्स हो गया, एयरप्लेन हो गए, एयरप्लेन तो उल्टा प्राइवेट है। एयरप्लेन्स प्राइवेट है, इसमें महंगे हैं ज़्यादा। हाँ महंगे हैं, लेकिन फिर उसमें फैसिलिटीज भी उस अकॉर्डिंग, अगर वो महंगा रखेगा ना, जो अगर किसी कैपिटलिस्ट के हाथ में लग गई ये सारी चीजें, तो वो जैसे रेलवेज अगर हाथ लगी तो वो ऐसी ट्रेन भी चलेगा जैसे वंदे भारत है, जो भी चलती है, जो गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, अमीर लोगों के लिए, ठीक है। तो जैसे मेरी भी वंदे भारत बुकड है, बट मैं अमीर नहीं हूँ, ठीक है। तो अब जैसे वो है अब तो बोल दिया, शेट पता लग गया सबको मैं अमीर हूँ, कोई बात नहीं, आई एम रिच बाय हार्ट। हाँ तो मैं बोल रहा था कि ठीक है, आपका बिल्कुल लॉजिक ठीक है। कैपिटलिस्ट की आपको फिर ये भी पता है, यूएसए यूके जापान। सोशलिस्ट की भी पता है, चाइना नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, यहाँ पे काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप चलती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन लेती है। आपको पता है चाइना में तो सब कुछ बैन है, इंस्टाग्राम यूट्यूब, उनका तो अपना वो चलता है, सोचो। नॉर्थ कोरिया में उनकी किताबें चलती हैं। तो वो सब कुछ अपना चलाते हैं, सोचो कितने बड़े लेवल पे चीज हो रही है। एक बार मैं तो कभी कभार ना जनरली बहुत सोचता हूँ ये चीज, कि हम तो खड़े हैं यहाँ पे, है ना, दुनिया दुनिया क्या क्या हो रहा है दुनिया में, और कहाँ पे लोग कोई कैसा पैदा हो रहा है, क्योंकि इस हालात में पैदा हो रहा है, और फिर उसकी कैसी अपब्रिंगिंग हो रही है। हम यहाँ पे बढ़ते हैं ना, कृष्ण जी महाभारत रामायण, वहां पे कुछ और ही चल रहा है, वहां पे उनको कुछ नहीं पता कौन कृष्ण जी कौन कहाँ क्या, भाई किस लेवल पे सब कुछ होता है यार। एक बार वो नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है ना, एक बार किम वो जोंग चला उन। जाएगा, फिर उसके बाद अगर कोई आगे आया तो फिर वो थोड़ा सा कैप्टन ट्राई करे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में उधर हो क्या रहा है। किम जोंग उन में तो पता क्या है, नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग उन है, उसको 97% वोट्स मिली है इस बार, मेरे हिसाब से और सोचो 3% तो तुम क्या वो इस बार वैसे कुछ नहीं हुआ है, इस बार उसने बोला था, इस बार तो इनफैक्ट पता क्या हुआ था उसकी स्पीच में, वो रो पड़ा, कहता कहता मैंने 3% लोगों का जो कॉन्फिडेंस लूज करा है, मेरे को उसके लिए बड़ा दुख हो रहा है, सोचो। और एक चीज बता रहा हूँ ऐसे मजाक से हटके, हम क्योंकि डेमोक्रेसी में है ना, हमें कभी कभार लगता है डिक्टेटरशिप कितनी बेकार चीज है, जबकि नहीं है। नहीं है। अगर अगर हमारे भी तो इंडिया में पुराने जमाने में एक राजा ही महाराजा ही होते थे, उसका लॉजिक ही यही होता था कि जब एक बंदे को दे दो ना, फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि तुझे ही सबका भला सोचना है। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हो जाता, थोड़ा अपना भी सरकार निकाल लेती है फायदा, कि इसको बिजनेस देते हैं, इसको 1 रुपए में लैंड दे देते हैं 30 एकड़, इफ यू नो। दुबई में भी तो ऐसे ही है। दुबई में तो क्या है, उनका भी किंग ही है। हाँ दुबई में भी किंग है, तभी देखो दुबई तो टैक्स फ्री है, पता है, सोचो इनकम टैक्स ही नहीं है भाई, लोग आराम से पैसा कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं उनको कि टैक्स देना है। और यहाँ पे देख लो आधे से ज्यादा इनकम भाई, यहाँ पे तो हर चीज पे टैक्स है, यू अर्न यू पे टैक्स, यू स्पेंड यू पे टैक्स, कार खरीदेंगे उसके लिए भी टैक्स, सब टैक्स है। कुछ खरीदोगे तो भी टैक्स। इनडायरेक्टली हमारी इनकम के ऊपर जब एक बार टैक्स लग चुका है, उसके बाद हम अपनी ही इनकम से बाकी सारी चीजें खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। टैक्स के ऊपर टैक्स, पर मेरा सब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा फिर, इसलिए लगना चाहिए ठीक है नहीं, पर एक चीज बताऊं, देश भी तो ऐसे ही चलता है। जो तुम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करो, उसमें जो सोशल वाला सारा जो पार्ट है, अब जो गवर्नमेंट ये चीजें देखती है कि भाई गरीब घरों में एजुकेशन पहुंच सके, गरीब घरों में सिलेंडर सस्ता पहुंच सके, गरीब जगहों में बैंक लग सके, गरीब जगहों में सड़क बन सके, ये क्या है, ये हमारे वो जो जीएसटी और इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं ना, उसी से पैसा जाता है। वो बात अलग है कि पैसा काफी सारा बीच में से निकल जाता है। ये चीजें लेकिन ऑफिशियल नहीं है,
हमें नहीं पता, क्या पता ऐसा हो तो, क्या पता नहीं हो तो, हमें रिस्क नहीं लेना है। यस, चलो हम थोड़ा सा स्टार्ट ही कर लेते हैं। आज चाहे एक इकोनॉमी पढ़ लें, बट हम थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे ध्यान देंगे, इनके ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि जो ऑरेंज में है वो ऑब्वियसली पढ़ने में, लेकिन और ये ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें येलो में नहीं है इनका भी पर्पस ये है कि समझनी है, लेकिन ये थोड़ी ढंग से, थोड़ी ऐसे वाला कि यही हमारा मेन कंसेप्ट है, क्योंकि ये तो रट्टे वाली चीज आती है आगे कि मेरिट्स की कैपिटलिस्ट। ओके ठीक है। 3 तरह के अरेंजमेंट होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट कौन सी होती है? जो उद्योगपति चलाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स। पैसा कैसे बनेगा भाई? पैसा जैसे यूएसए, यूके, ठीक है। अच्छा एक बात, फनी बात क्या है, क्या ऐसा है कि यही ज्यादा डेवलप्ड है, चाइना डेवलप्ड नहीं है? नहीं, कैपिटलिस्ट भी डेवलप्ड है, सोशलिस्ट भी डेवलप्ड है, मिक्स्ड। नहीं नहीं, आप सिर्फ इंडिया को मत देखो ना, फ्रांस स्वीडन भी तो वो तो अपनी अपनी वो है कि कौन कैसे है, ठीक है, कहाँ पे कैसे लोग हैं, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जो पूरे उद्योगपति चलाते हैं, जिनका मेन पर्पस क्या होता है? पैसा बनाना, पैसा। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? सोशल वेलफेयर, भलाई, लोगों का पहले सोचना। ऐसा नहीं कि नहीं अपना पेट भर लें, अपने बच्चों को फॉरेन भेज के पढ़ा दे, और है ना महंगी महंगी गाड़ियां हम ले लें अपने एंड पे, नहीं, लोगों का वेलफेयर पहले। वैसे तो वो चीज ही अलग है जो मैंने अभी बोली है, क्योंकि वो तो करप्शन काइंड ऑफ चीज होगी, वो तो फिर कैपिटलिस्ट में भी हो सकती है। सोशलिस्ट में पॉइंट क्या है? सोशलिस्ट में जो है सरकार देश चलाती है, पॉइंट ये। और डेमोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा मैं कि सारे फंड्स सरकार के पास आए, सारे बिजनेसेस सरकार के अंडर है, और सरकार ही देख रही है कि कैसे कैसे उसको मैनेज करना। और फिर आ जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों चीजें बराबर हो जाती है। यस, हम स्टार्ट करते हैं पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिज्म प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम है मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी में, ये तो ऑब्वियस ही बात है। It is an economic system in which all means of production are owned and controlled by private individuals for profit. पैसा, पैसा, हर कोई ये सोचता पैसा कैसे बनेगा भाई। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म। कितनी वो मेटाफोरिकली लिखा हुआ है कि कैपिटलिज्म कहाँ रहती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी में। कवि कहना चाहते हैं कि जब एंड प्रॉफिट मोटिवेट्स ड्राइविंग फोर्स, कि मेन स्टे उसका वहां पे, और ड्राइव प्रॉफिट मोटिव से चले। वाह। और गवर्नमेंट का क्या है? लिमिटेड रोल है। क्या गवर्नमेंट का जीरो रोल है? यूएसए में अगर बिजनेस चलता है प्राइवेट प्लेयर्स से, क्या उसके ऊपर ट्रम्प या जो भी है इनका कोई रोल नहीं है? कुछ नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं। तो लिमिटेड रोल होता है, लेकिन चलाते हैं मतलब प्लेयर्स ही है सारा, लेकिन इनका भी रोल होता है इन मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक स्फेयर्स अंडर दिस सिस्टम। इकोनॉमिक अफेयर्स तो अभी भी वही चीज है कि मतलब कहीं ना कहीं तो वो प्रेसिडेंट ही संभालते हैं, ठीक है। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम क्या है? वही गंगाधर शक्तिमान है, टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है, नताशा ही ब्लैक विडो है, ब्रूस वेन ही बैटमैन है, और लास्ट क्या बोला था मैंने? रोनाल्डो ही गोट है। यस, ये सर अब याद होने चाहिए। अब हम थोड़ा याद करने वाले मूड में आएंगे। ये तो वैसे आई थिंक +1 +2 कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजर फेयर। अरे पर फिर भी हम याद करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, फ्री मार्केट, लेजर फेयर। इसको हम कैसे याद करेंगे? ऐसे बोल के कि हमने अगली बार से कैपिटलिस्ट बोलना ही नहीं। कैपिटलिस्ट, फ्री मार्केट, लेजर फेयर, कैपिटलिस्ट, फ्री मार्केट, लेजर फेयर। और देखो एट द एंड बेस्ट बात क्या है? तो अपने को कुछ कहानी या कुछ ऐसे या कुछ इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं याद करना, सिर्फ इतना याद होना चाहिए, हाँ यही है कैपिटलिस्ट, फ्री मार्केट, लेजर फेयर। इसको अगर और छोटा करें, क्योंकि सिंस यू गाइस ऑलरेडी नो +1 +2 में पढ़ा है फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो इफ यू वांट कैपिटलिस्ट FMLF, फ्री मार्केट, लेजर फेयर, FMLF। बट ये तभी करना अगर तुम्हें फुल फॉर्म बोलने पे याद आ जाएगी, नहीं तो कैपिटलिस्ट, फ्री मार्केट, लेजर फेयर, नहीं तो कैपिटलिस्ट FMLF, 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 अफर्मेटिव, FMLF, सिमिलर। ओके हाँ जी सर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैपिटलिस्ट एक इकोनॉमी को तुम देख के कैसे बता सकते हो कि ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है? कैसे? प्रॉफिट मोटिव है, और मैं काम करता हूँ
जो यहाँ पे लिखा हो ना, जैसे जैसे आप बोलिए जरा मैं टिक मारता हूँ कि आपने बिल्कुल सही बताया। हाँ, बिना देखे बताना। हाँ चलो। कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, आई वुड से ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। गवर्नमेंट का पढ़ लिया। तो ऊपर भी लिखा है ना, मैं क्या मित्र, ठीक है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। और जल्दी जल्दी जल्दी, टिक टिक वन नहीं, अच्छा तो बताओ क्या क्या था मन में। प्राइवेट प्लेयर्स चलाते हैं तो ऐसा भी नहीं कुछ सरकार बांटेगी, हमें अपनी प्रॉपर्टी पे खुद हक है। जितने भी रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, मशीन, ये गवर्नमेंट नहीं एलोकेट करेगी, हमें ही हक है कि हम चूज कर लें कितना लैंड लेना है, कितनी लेबर लेनी है, कितनी मशीन लेनी है, कितना एंटरप्रेन्योरशिप, कितना कैसे, उसको मैं जैसे मर्जी यूज करूँ। गवर्नमेंट कैसे सोचेगी सोशल इकोनॉमी में कि उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, गरीब अमीर दोनों को जाए, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या है, मेरी लैंड, मेरा कैपिटल, मैं अपना प्रॉफिट निकालूंगा ऐसी की तैसी, मैं उस रिसोर्सेज को जैसे मर्जी यूज करूँ। और अब तो पढ़ लिया। पढ़ ही लिया, बोल दो फिर जो पढ़ा है, जो आता है मन में। नाउ चॉइस, यस, क्या मतलब होता है? मतलब एक मेरी खुद की चॉइस पे है create। यस, अब पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखो, वैसे तो गवर्नमेंट सोचती है तुम्हारे लिए, लेकिन यहाँ पे तो तुम खुद ही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे पास ये सारे लोग हैं जो पैसा कमाने बैठे हैं, लेकिन तुम्हें देखना है कि नहीं नहीं मेरे को क्या चाहिए। ठीक है, चीजें चीजें देखो, वही बात है, थ्योरी में क्या होता है, चीजें कुछ खास नहीं होती हैं, बहुत कि देखो, थ्योरी भी अगर किसी ने बनाई है, बिल्कुल कॉमन सेंस है, जो उसको देखता है उसने इंग्लिश में लिख दिया, यही है थ्योरी। इकोनॉमिक्स भी यही है, और ये तो चलती भी थ्योरी पे है सारी, assumptions के बेसिस पे। तो यहाँ पे भी वही चीज चल रही है कि हम एक चीज सोच रहे हैं। देखो, ये जो इनफैक्ट ये होता है ना, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, इसका पॉइंट ही यही है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आइडियली देखा जाए, जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम क्या देख रहे थे, काइंड ऑफ कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप, गवर्नमेंट चूज करती है तुम्हारे लिए कि ये स्कूल्स हैं इसमें बच्चा भेजो। प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स अपने अपने स्कूल बोल के बैठे हैं, हम चूज कर रहे हैं कि इसमें जाना है। समझ गए पॉइंट? ऐसे फिर आ जाता है कंपटीशन। पहले तो कंज्यूमर सोवरेनिटी पढ़ते हैं क्योंकि उससे लिंक, कंज्यूमर सोवरेनिटी, इसको और भी कुछ लोग डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं, बट आई थिंक राइट प्रोनाउंसिएशन इज दिस ओनली जो मैंने अभी बोला, कंज्यूमर सोवरेनिटी। क्या होता है ये? कंज्यूमर ही राजा है, कंज्यूमर की मर्जी इज व्हाट कंज्यूमर सोवरेनिटी, माय लॉर्ड वाली चीज, कंज्यूमर, कंज्यूमर का बड़प्पन, कंज्यूमर ऐसा, कंज्यूमर इज सपोज्ड टू बी द किंग अंडर कैपिटलिज्म। कंज्यूमर सोवरेनिटी मींस दैट बायर अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि क्या क्वांटिटीज प्रोड्यूस होंगे और कैसे, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वही बात है, मार्केट प्लेयर जो बिजनेस, जिनका मेन मकसद प्रॉफिट मोटिव हो, वो तो यही देखेंगे ना कि चाहिए क्या। और अगर कस्टमर ऐसे वाले हैं जिनको सिगरेट ज्यादा चाहिए, बनेगी, आपको गाड़ियां ज्यादा चाहिए, बनेगी, producer have to produce goods or goods or services or both which are preferred by the consumers obviously, in other words based on their purchases, कि लोग ज्यादा क्या खरीद रहे हैं, कंज्यूमर डिसाइड करते हैं कि जो इकोनॉमी के रिसोर्सेज है लिमिटेड जो है वो कैसे एलोकेट होंगे, क्योंकि जो कंज्यूमर चाहेगा वही बिजनेस बनाएगा, जो बिजनेस बनाएगा उस अकॉर्डिंग रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे। फिर आ जाता है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अपेरेंटली इन लिखा हो, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रॉफिट, मेरे हिसाब से ये, बट ठीक है बुक में लिखा हो कोई बात नहीं, और वैसे भी लिख देते हैं ये लोग तो कुछ भी। कंपटीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज कंपटीशन ब्रिंग आउट द बेस्ट बायर्स एंड सेलर। कंपटीशन होगा, एक कंज्यूमर देखेगा कि यहाँ पे 4 CA की कोचिंग है, कंज्यूमर सोचता है कि भाई इनमें से कहाँ जाना, और सिंस जो बिजनेस है उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट, वो अपना बेस्ट पॉसिबल देगा कि कंज्यूमर जो है वो यहाँ से खुश होकर जाए, उसके मन में ये ना रहे कि नहीं नहीं कोई और सेलर बेटर है या ऐसा कुछ है, नहीं, मेरे को अपना बेस्ट देना। और ऑब्वियसली फिर उस अकॉर्डिंग ये जो कंपटीशन है इसके करके ही बेस्ट बायर्स निकल के आते हैं, क्योंकि हम भी फिर अपना वो रखते हैं कि ये बैच है, ऐसे है, हमारे ये फीचर्स हैं, तो हमें भी बेस्ट बायर्स मिलते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं आपके फीचर्स अच्छे हैं, विल टेक दिस।
कि सर लुधियाना में सर ऐसा कोई भी नहीं है जो लेट से फेस टू फेस भी दे रहा है, लाइव भी दे रहा है, रिकॉर्डेड भी दे रहा है। सर आप तो सर बेस्ट हो सर, आप आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत फनी है सर, ऐसा सर सर बड़ी इंगेजिंग सी क्लास लगती है सर, वैसा कहीं जाने नहीं है। तो हमें भी बेस्ट बायर्स मिलते हैं ऐसे, हमें भी बेस्ट स्टूडेंट्स मिलते हैं जो ऐसा सोचते हैं। पता नहीं ऐसे कहाँ सोच रहे हैं, कौन सोच रहे हैं, आई होप सोच रहे हैं। चलो ठीक है चलो जोक्स अपार्ट, ठीक है। और इसलिए बेस्ट सेलर और रिजल्ट क्या होता है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, कि हमें भी अपना टाइम उन बच्चों को लगाने के लिए मिलता है, उन बच्चों पे लगाने के लिए मिलता है जो इनको एक्चुअल में उस चीज़ की कदर है और जिनको एक्चुअल में वो चीज़ चाहिए। और हमें इसलिए बेस्ट बायर्स मिलना है जो उस चीज़ का उस अकॉर्डिंग दाम देने को रेडी है, कि सर ठीक है आप ये जो बोल रहे हो ना कि आप कोर्स भी दोगे, रिवीजन वीडियोस भी दोगे, मैराथन भी दोगे, बुक्स भी 3 उस अकॉर्डिंग दोगे कि फुल बैच जब चल रहा है तो मेन बुक मिल रही है, रिवीजन के टाइम रिवीजन बुक मिल रही है, लास्ट टाइम पे मैराथन भी करा रहे हो, क्वेश्चन बैंक अलग दोगे प्रैक्टिस के लिए। वर्थ इट है सर, जो आप रेट कोड कर रहे हो ना, वर्थ इट, वो वाली चीज़। ठीक है, अब सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती हैं, याद रहे आपको, नींद आ रही है वैसी, ओह माय गॉड, ज्यादा देर ऐसे नेक्स्ट डे तो आप इधर बैठा करो सामने। नहीं मैं वैसे बोल रहा हूँ कि लग यहाँ बैठ सकते हो, इधर वापस क्यों सामने। वो फिर आपको भी तो देखना होता है। हम्म ऐसे तो ये भी सॉल्व नहीं है। यू कैन ट्राई दिस। क्यों ऐसे करना है, ऐसे करो, साइड है ठीक है जो पढ़ा रहे हो। मेरे को ऐसी फील आए बस। अब मेरे को लेकिन पता रहेगा कि भाई नेक का इशू है, तो मेरे को ऐसे फील नहीं आएगी कि ऐसे क्यों देख रही है। ठीक है ठीक। अब चलो चलो वापस आते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती है। एट द एंड याद क्या रखना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जिसका मोटिव क्या है, तो बस व्हाट टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ना कोई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी तो होती नहीं है जो डिसाइड करती है कि व्हाट फॉर होम हाउ कैसे प्रोड्यूस करना। ये कैसे यूज करती है, मार्केट डिमांड और सप्लाई यूज करती है। भाई जैसे आपने ऊपर अभी पढ़ा ये वाला कंज्यूमर सोवरेनिटी, कि प्रोड्यूस जो जैसे कस्टमर्स की डिमांड होगी, जैसे उनकी प्रेफरेंस होगी वैसे हम चीजें बनाएंगे। तो मार्केट डिमांड के बेसिस पे, मार्केट डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पे चीजें बनती हैं। यस ये डिसाइड कैसे करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस। सर पहली चीज ये लिखे आ गया जो मैंने बोला, एक बिजनेस का एम क्या है, एक बिजनेस का एम क्या है, पैसा, पैसा छापना अपने को, जितना हो सके पैसा बन जाए अपना, ठीक है। अब इससे इसके कारण क्या होता है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा कि कंपटीशन होता है, और कंपटीशन से क्या होता है, बेस्ट बिजनेस और सेलर निकल के आते हैं, बेस्ट बायर और सेलर। अगर कंज्यूमर को कोई चीज ज्यादा चाहिए, जैसे कार्स, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, गाड़ी ज्यादा चाहिए बन जाएगी, को जो चाहिए, तो व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड होता है, क्वांटिटी भी कैसे डिसाइड होती है कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, क्या बनाना है वो भी कैसे डिसाइड होता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। एट दी एंड हम सारा बेस कैपिटलिस्ट का क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट बनेगा कैसे, कि जो कंज्यूमर को चाहिए वो मैं उसको दूंगा तभी बनेगा ना, है ना भाई। ओके इसी बात पे सरप्राइज,